नमस्कार और जय हिंद साथियों, मैं आपका दोस्त अनिकेत रघुवंशी मेरे यूट्यूब चैनल रघुकुल स्टडी पॉइंट सड़ौरा पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि कल 10 फरवरी को 9th क्लास का पेपर आएगा। कौन सी क्लास का? 9th क्लास का। तो उसके लिए मैंने क्या है 3 वीडियो तो बना दी है। एक तो संख्या पद्धति बनाई है नंबर सिस्टम की, ये 6 नंबर का आएगा। कितने नंबर का आएगा? 6 नंबर का आएगा इससे। उसके बाद दूसरा होता है बहुपद, उसकी बना दी, ये आएगा 10 नंबर का। तीसरा है निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट, ये आएगा 8 नंबर का। तो आपका पूरे पूरे 24 नंबर का तो पढ़ा चुका हूँ। अब देखो हमारे पास एक ही दिन का समय बच रहा है, आपको आपके हिसाब से रिवीजन भी करना है। तो क्या करना है आपको? तो क्या करना है, आप इन्हीं चारों वीडियो को आपको पूरा देख लेना है, ठीक है। उसके बाद आपका संपूर्ण रिवीजन हो जाएगा इसमें चारों वीडियो में। क्योंकि और ये अगर आप वीडियो देख लेते ना तो आपको 50 से ऊपर नंबर की गारंटी मिलेगी। 50 नंबर से ऊपर आपके आ जाएंगे, 50 समथिंग तो आ जाएंगे आपके ये चार वीडियो को देख कर ही। क्योंकि मैं अब आज जो क्लास ला रहा हूँ ना, एक दिन बचा है अपने पास। तो क्या एक ही दिन बचा है ना, तो आपको क्या करना, एक ही वीडियो में मैं आपको सभी बाकी चैप्टर बचे हैं ना, जो 8 चैप्टर बच रहे हैं, उनका आपको संपूर्ण रिवीजन करवा रहा हूँ। आपको क्या करवा रहा हूँ? संपूर्ण रिवीजन करवा रहा हूँ आपको मैं। तो क्या करना है आपको? संपूर्ण रिवीजन करना है। और ये वीडियो का सबसे मेन काम है आपको ये चारों वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करना है, आपके सभी साथियों को, ठीक है। थोड़ा माइक गड़बड़ हो रहा है, थोड़ा मैं हाथ में पकड़ना पड़ रहा है, मजबूरी मुझे, ठीक है। देखो तो क्या मैं सब सारे चैप्टरों का रिवीजन करवा रहा हूँ आपको, इस वीडियो को शेयर करना है। देखो जितना बनेगा उतना प्रयास करूंगा, कुछ क्वेश्चन भी करवा सकता हूँ मैं, प्रयास करूंगा करवाने का। उन्हें होगा तो जितना भी विषय का आता है, जो आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं, 7 जोड़ी में ट्रू फॉल्स 7 ये वाली चीज आती हैं, टिक द करेक्ट, तो सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो 1 मिनट रुकना, बस मैं निकाल रहा हूँ चैप्टर को। देखो समय कम बच रहा है, इसलिए मुझे क्या है जल्दी जल्दी करवाना पड़ रहा है। ज़्यादा लिखाऊँ कम, थोड़ा उस पर ज़्यादा करूँगा फोकस में समझाने पे, ठीक है, जिससे आप जल्दी कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएं। अब थोड़ा रोक 1 मिनट रुको, वीडियो को थोड़ा आगे कर लो, मेरी दूर से दिखेगी नहीं सही आपको। देखो हमने 3 चैप्टर तो पूरे पढ़ लिए थे। चौथा चैप्टर है हमारे पास दो चरों वाले रैखिक समीकरण। ये चैप्टर रहेगा। देखो ज़्यादा डिटेल नहीं समझा पाऊंगा मैं, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं बन सकते उसके हिसाब से रिवीजन करवा रहा हूँ, लेकिन समय कम बच रहा है। और वीडियो अगर एक लंबी बन जाएगी तो वीडियो अपलोड भी नहीं हो पाती, बहुत समय लगता है, इसलिए थोड़ा मैं जल्दी कर रहा हूँ। बकायदा प्रयास रख रहा हूँ, विश्वास रखना आप, बकायदा 50 नंबर टच करा दूंगा आपको चारों वीडियो में, विश्वास रखना आप, बकायदा देखना आप तो मिला कर रखा है, ठीक है। तो क्या है, हमसे पूछता है दो चरों वाले रैखिक समीकरण होता है ना, उसका मानक रूप क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? तो क्या होता है, ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस में सी बराबर 0। बस इसमें यही बेसिक है इसका कॉन्सेप्ट। अब आगे क्वेश्चन उससे बेसिक भी समझ में आ जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन ही समझ लो, एक भाषा में लिख रहा था कि निम्न रैखिक समीकरण हो, उनको ए एक्स बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त करना है आपको, ठीक है। उसके बाद एबीसी की मान ही बताना है आपको क्या होंगे इसमें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आएगा इस तरह से। अगर ये समीकरण व्यवस्थित होगा तो हमको कोई दिक्कत नहीं होगा, तो हमको लाइन लिखना पड़ता है व्यवस्थित करने पर। व्यवस्थित में एक क्वेश्चन भाषा लिखवा रहा हूँ क्योंकि दोनों चार, ये भी 8 नंबर का आता है समथिंग, तो ये 8 का या 7 का ऐसा कुछ आता है, ये भी आपके नंबर कंफर्म हो जाएंगे, इसलिए थोड़ा इसको डिटेल में करवा रहा हूँ। व्यवस्थित करने पर तो क्या हो जाएगा, व्यवस्थित करेंगे अपन तो इसको इस साइड लाएंगे, तो 2x प्लस 3y, ये साइड का हो जाएगा माइनस का 9.355 पे बाहर, उस साइड कुछ नहीं बचा, मतलब 0 बचा। देखो उसी रूप में आ गया, ये ए एक्स बी वाई सी बराबर 0 के रूप में आ गया। अब क्या करेंगे, ये लाइन लिखेंगे, उपरोक्त समीकरण की तुलना, क्या लिखेंगे, उपरोक्त समीकरण की तुलना। थोड़ा क्वेश्चन में कम करवाऊंगा, इससे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से करने पर, ठीक है। मैं भाषण लिखूँ सब में, क्यों तो समय ज़्यादा हो जाएगा नहीं तो इसके हिसाब से ए का मान क्या हो जाएगा, ये वाला मान, एक्स साथ लग रहा है वही का मान होगा, बी का मान क्या हो जाएगा, जो वाई के साथ लग रहा है वही का मान हो जाएगा, सी का मान क्या हो जाएगा, जो अंक लिख रहा है उसी का मान होता है। तो ये क्या हुआ हमारे आंसर, ऐसा आता है 2-3 नंबर में आता है क्वेश्चन, ठीक है। इसमें है तो डायरेक्ट आप लिखना, देखो तुलना नहीं, तुलना कब करेंगे जब उस साइड होगी वैल्यू, मतलब क्या करेंगे, व्यवस्थित उस साइड होगी जब वैल्यू करेंगे। अगर इसी साइड है सब कुछ दिक्कत नहीं, डायरेक्ट लाइन लिख के, ठीक है, उस समीकरण तुलना इससे करने पर लिख देंगे डायरेक्ट आंसर में, ठीक है। देखो तो इसके हिसाब से ए का मान क्या हो जाएगा, कुछ नहीं है, मतलब 1, बी का मान क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, मतलब -1 होगा, नीचे क्या हो जाएगा 5, और सी का मान क्या हो जाएगा -10। इस तरह से क्वेश्चन आता है, तो आपको कर लेना बकायदा, ठीक है। ये मानक रूप ध्यान रखना है इसका आपको, ठीक है। थोड़ा वीडियो देखते चलूंगा, ज़्यादा लंबी नहीं हो जाए, ठीक है। 4 मिनट की हो गई। देखो एक और क्या आएगा आपको,
ठीक है। इसके बाद आपसे यहीं से कुछ मान दे देगा, ओटी में भी आता है इससे क्वेश्चन, ये दे दिया, ठीक है। अब इसमें आपको बताना इसके मान रखेंगे हम, इसमें इसके हल कितने आएंगे। तो वैसे क्वेश्चन कुछ नहीं करते, अपने हिसाब से मान सोचा करो। एक्स का मान को सोच लिया आपने, 0 सोच लो पहले, फिर 1 सोच लो, फिर एक्स का मान 2 सोच लो, जितने हल आए उतने निकालना है। इससे 2 नंबर का 3 नंबर का क्वेश्चन भी आ जाता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक्स का एक बार 0 रखना है, तो उसके एक 2 हल आ जाएंगे, एक वाई का मान हो जाएगा अपने आप उसके, एक में करके बता रहा हूँ देखो ध्यान से। तो वाई बराबर, वाई का मान नहीं रख रहे हैं, एक्स का मान रख रहे हैं। एक बार क्या रखा, 0 प्लस में वाई, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, कि पूछता है कितने हल होंगे, कितने हल होंगे, या 4 हल निकालने से कोई दे देता है, 4 हल निकालिए, कुछ वैल्यू दे देगा इस समीकरण की, हल निकालिए, निकालिए, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कायदा। तो देखो 3 का 0 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 0 प्लस में 5, तो वाई का मान क्या आ जाएगा, 5। तो इसका हल क्या आ गया, 0,5, एक हल ही हो गया। फिर एक बार रखेंगे एक, हम एक क्वेश्चन में रखवा रहा हूँ मैं सभी नहीं करवा पाऊंगा। 3, अब इसका मान क्या रखना है, एक यहाँ पे लिख देंगे, x बराबर क्या रखने पर, 1 रखने पर, ऐसे लिख देंगे, प्लस में 5, 3 एकम 3 प्लस 5, तो कितना हो जाएगा, 5 और 3 8। तो y का मान क्या आ जाएगा इस बार 8, तो हम लिख देंगे x का मान क्या आया था 1 और y का मान 8। इस तरह 2-3 हल और निकल जाएंगे। तो आपको इसके देखो 2 हल निकले तो उसके पास ऑप्शन क्लियर कर देना, इसका आंसर है। वैसे आप याद रखना है अपरिमित रूप से अनेक हल, क्या आएगा, अपरिमित, अपरिमित रूप से अनेक हल, ठीक है ना। आपकी किताब में दिया था ये क्वेश्चन, तो मैंने करवा दिया आपको, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं बकायदा, आपको ध्यान रखना है इसका, ठीक है ना। एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो और मैं करवा देता हूँ आपको। के का मान निकालने की पूछता है, 3 नंबर में 2-3 नंबर में दे देता है, बार बार रिपीट हो रहा है। बार त्रैमासिक में भी आया था आपके पेपर में, 6 महीने में भी आया था, अर्धवार्षिक में, तो ये देख रहा हूँ क्या के का मान पूछना बता रहा है। मैं भाषा नहीं लिखूंगा, बोल रहा हूँ बार बार, तो क्वेश्चन लेंथी चला जाएगा, चैप्टर वीडियो लेंथी चली जाएगी वो, ठीक है। उसने बोल दिया एक्स का मान 2 रखना है, वाई का मान क्या रखना है 1। तो ऐसे क्वेश्चन क्या ओटी में बहुत आते हैं, 2-3 क्वेश्चन आते हैं, एक्स का मान रखने के बोल देगा, वाई का मान पूछ लेगा, इसी से वाई के पूछ ले, कुछ ही पूछ सकता है। तो 2 एक्स क्या रखना है 2, प्लस वाई की क्या रखना है 1 बराबर के, तो 2 4 प्लस 3 बराबर के, तो के का मान क्या जाएगा 4 और 3 7। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-3 नंबर में दे देगा वो, तो ऐसे क्वेश्चन आपको कर लेना है, ठीक है ना। अब कुछ क्वेश्चन बता चलूंगा, आप वो कर लेना, उसको हिसाब से सोल्व कर लेना। अभी क्वेश्चन आलेख निकालने के लिए आता है, मैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता चलूंगा, करवा नहीं रहा हूँ एक वीडियो में मैं। आलेख बनाने के लिए आएगा आपको, मतलब ग्राफ बनाने के लिए आएगा, बनाइए, इसको बोलते हैं ग्राफ। ग्राफ बनाने के लिए आएगा ये क्वेश्चन, 3-4 नंबर का, 2-3 नंबर का वो भी आ सकता है। तो ऐसे कुछ दे देगा, एक्स प्लस वाई बराबर, उसने 4 दे दिया, इसका आलेख बनाइए। तो आपको आपके हिसाब से क्या है, एक्स की कुछ मान सोचना है, वाई का कुछ मान सोचना है, सॉल्व हो जाए 4, 2-3 मान आपके पास आ जाएंगे। उस हिसाब से आपको इस तरह ग्राफ बना देना है। आपने क्वेश्चन में करा स्कूल में आपको करवाए होंगे, आप जहाँ भी पढ़ रहे हो उसमें करवाए होंगे आपको क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में आ जाता है कई बार। तो आप इसके हिसाब से मान सोचोगे, तो मान इस प्रकार रखोगे, जैसे कुछ ग्राफ में दर्शाना पड़ेगा आपको, तो ये क्वेश्चन ये भी आता है, ठीक है ना। तो चैप्टर क्या हुआ, खत्म हो गया है। इसी तरह के आते हैं इसमें क्वेश्चन, ठीक है ना। थोड़ा वीडियो रोक कर मैं बता रहा हूँ चैप्टर क्या पढ़ना है आपको इसमें, ठीक है ना। देखो अगला चैप्टर है हमारे पास, 5वां चैप्टर है, यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। तो इससे 3 अंक का आता है, किससे अंक का आता है, 3 अंक का आता है। इसको स्कूल वाले कोचिंग वाले छुड़वा देते हैं उससे, देखो मैं पढ़वा देता, लेकिन मैं बोला हूँ समय कम इसलिए नहीं पढ़वा पा रहा हूँ उसको। तो क्या परीक्षा अध्ययन में आपकी जो भी है ना, उसमें आप लेते हो गया, आपके यहाँ पे सीरीज चलती होंगी कुछ, उससे आप ओटी पढ़ जाना जितनी भी होती हैं, ठीक है ना। गाइड हो उसकी पढ़ जाना आप ओटी, ठीक है। इसके बाद कुछ परिभाषाएं पढ़ जाना है, समांतर रेखाओं की परिभाषा, लंब रेखाओं की लाइन की होती है केवल, रेखाखंड की परिभाषा, वृत्त की त्रिज्या की परिभाषा, वर्ग क्या होता है, कोण क्या होता है, किरण क्या होती है, रेखा क्या होती है, रेखाखंड क्या होता है, और यूक्लिड की जितनी भी अवधारणा दी है, ये वीडियो आप पढ़ जाना। एक 2 लाइन की होती हैं, 2 लाइन की ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। 2 लाइन की बहुत जल्दी याद हो जाएंगे आपको, ठीक है। याद होंगी तो अच्छी बात है, नहीं होंगी तो आप पढ़ जाना बगैर ध्यान से, ये भी आती है आपके में, ठीक है ना। तो 3 नंबर का आता है, एक ओटी आती है, एक 2 ओटी आती है, 3 ओटी देता है क्वेश्चन में, तो आपको इसको पढ़ जाना है। प्रच्छेदन से ध्यान रखना, प्रच्छेदन हो या गाइड जो भी हो आपके पास, उससे आप ओटी पढ़ जाना। सरलाती पूछता है यूक्लिड किस देश का निवासी था, या यूक्लिड पर में मतलब जो यूनान का था, कहाँ का था, ऐसे पूछ लेता है क्वेश्चन आपसे, ठीक है। तो इसको मैं रोक कर दूसरे चैप्टर लगवा रहा हूँ, उसका मैं पढ़वा देता हूँ आपको। अगला चैप्टर हमारे पास रेखाएं और कोण, इंग्लिश बोलते हैं लाइन्स एंड एंगल। ये भी 5 अंक का आता है इस चैप्टर से भी। तो 2 या 3 ओटी आती हैं और 1-2-3 नंबर क्वेश्चन देता है। देखो क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ बार बार, समय कम है मेरे पास, मैं नहीं कर सकता, मजबूर हूँ, लेकिन हाँ मैं बकायदा क्वेश्चन नंबर बता दूंगा आपको, क्वेश्चन लिख के बता दूंगा, ये पढ़ लेना आप। वीडियो रुक कर थोड़ा लिख देता हूँ, टाइम लग जाता नहीं ज़्यादा वैसे, ठीक है ना। देखो तो एक तो आपको इसमें ध्यान रखना, क्वेश्चन करते समय यूजफुल होगा ये, कि सीधी रेखा होती है ना, ये सीधी रेखा है ना, इस पर हमेशा 180 डिग्री कोण बनता है, कितने का बनता है, 180 डिग्री कोण बनता है। मतलब ये रेखा है, इस पे कोण बनेगा, तो इसको और इसको दोनों को जोड़ कितने का बनेगा, 180 का बनेगा,
कितने का बनेगा 180। देखो ऐसे बोल सकते हैं हम कोण AOC प्लस कोण BOC बोले कितने का बन जाएगा 180 डिग्री का। ये लिख दिया मैंने इसमें लाइन, ठीक है। उसके बाद एक एक्स्ट्रा ये मैंने लिखा, यदि दो रेखाएं प्रतिच्छेद करें मतलब इंटरसेक्ट करें, क्या करें इंटरसेक्ट करें, तो तीसरे में कौन होते हैं ना, मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल ये क्या होते हैं बराबर मतलब इक्वल होते हैं। जैसे ये दो रेखाएं हैं, ये बिंदु ऊपर प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो ये वाला इसके बराबर हो जाएगा और ये वाला इसके बराबर हो जाएगा। ये मैं लिख दिया AOD बराबर हो जाएगा BOC के और AOC बराबर हो जाएगा BOD को। एक बिंदु है ये, इस पे सारे कोण कितने हैं सभी को जोड़ेंगे तो 360 का, पता है हमको एक बिंदु पर कितने कोण होता है 360 का, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ बिंदु और हैं उनको मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना, क्यों वीडियो मुझे शॉर्ट में करना सब कुछ समझाना है आपको, इसलिए मैं थोड़ा रोक रोक के लिख रहा हूँ, मिटाल देता हूँ उसको लिख देता हूँ मैं। अगला कॉन्सेप्ट मैंने लिख लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ओटी आती है, इससे 2-3 ओटी जरूर आते हैं 100%। ये अगला होता है न्यून कोण, इसको बोलते हैं इसमें एक्यूट एंगल, क्या बोलते हैं एक्यूट एंगल। इससे आपसे माप पूछते हैं, इसकी माप क्या होती है, तो 0 डिग्री से 90 के बीच में होती है, काय की माप होती है, मतलब 0 से मतलब 1 से लेकर 89 तक होता है, तो 0 से 90 डिग्री बीच होती है, काय की माप होती है न्यून कोण की। परिभाषा पूछता है आपसे, पूछ सकता है परिभाषा लेकर, राइट न्यून कोण परिभाषा लिखिए तो आप बोलो वह कोण जिसकी माप 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच हो न्यून कोण कहलाता है, खत्म, ठीक है। ओटी जोड़ी मोड़ी में जाता है तो आपको ध्यान रखना बता दे, ठीक है ना। तो न्यून कोण कितने से कहाँ तक होता है 0 से 90 के बीच में होता है समकोण, इसको बोलते हैं राइट एंगल, क्या होता है राइट एंगल, ये फिक्स 90 का होता है, ऐसा कोण बनता है समकोण होता है, यहाँ पे 90 डिग्री बन जाता है। ये आपको एक और ध्यान रख त्रिभुज में पढ़ाऊंगा मैं आगे जाकर थोड़ी और अगली वीडियो बनाए अगली मतलब लिखेंगे पढ़ाऊंगा उसमें कि समकोण त्रिभुज होती है, सबसे बड़ी वजह क्या होती है, साइड क्या होती है, तो क्या होती है कर्ण, हाइपोटेनियस होती है, क्या होती है हाइपोटेनियस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये होती है, कई बार कुछ ऐसी लिखी जाती है इसलिए मैं लिख दिया है। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या होती है कर्ण मतलब हाइपोटेनस होती है, ध्यान रखना है आपको। फिर अगला होता है अधिक कोण, क्या होता है अधिक कोण, इसको बोलते हैं इंग्लिश में ऑब्ट्यूस एंगल, क्या बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। तो 90 से 180 के बीच होता है वो क्या होता है अधिक कोण होता है, कितना होता है अधिक कोण। फिर होता है सरल कोण, इसको बोलते हैं एक और रिज्यू कोण जो बोलते हैं, सरल कोण को क्या बोलते हैं रिज्यू कोण, इसको बोलते हैं इंग्लिश में स्ट्रेट एंगल। ये क्या होता है फिक्स 180 का होता है, कितने का होता है फिक्स 180, ऐसी बिंदु ऐसी लाइन होती है अभी पढ़ी थी हमने, ये 180 की होती है। होता है प्रतिवर्ती कोण, इसको बोलते हैं इंग्लिश में रिफ्लेक्स एंगल, ये होता है 180 डिग्री से 360 के बीच में। देखो जल्दी समझाने के मैंने मकसद बोला हमारा, मुझे चैप्टर एक सवा घंटे में 1.5 घंटे से समथिंग में पूरे चैप्टर समझाना है, पूरी जितनी हो जाए उतनी, इसलिए थोड़ा जल्दी समझाना, जो समझा रहा हूँ बेसिक मैंने बोला ना आपको पूरा समझा दूंगा, वैसे क्वेश्चन समझा दूंगा आपको, बस वो कर लेना है आपको। देखो समय नहीं, कल आपको पेपर ही 10 बजे से, तो आपको अपने पास दोपहर तक वीडियो अपलोड हो पाएगी, समय लग जाता है वीडियो अपलोड करने में, वीडियो बड़ी बन जाए तो लेट हो जाती है, ठीक है ना। तो आप जितना पढ़ाना आप उतना पढ़ना, विश्वास रखना कायदा आपको, आपके साथ पढ़ने कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको कायदा। देखो 12-15 मिनट की वीडियो हो जाती है, ठीक है ना, विश्वास रखना बस, आप तो मेहनत करना, रिवीजन कर लेना, 4 वीडियो को मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको कायदा, 50 नंबर आपको कहीं नहीं गए, 4 वीडियो देखना है आपको तो वैसे ही ध्यान से, और प्रचार भी करना है इसका, ठीक है। वीडियो शेयर कर देना अपने दोस्तों को। तो अगला होता है पूर्ण कोण, इसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल, ये होता है फिक्स 360 डिग्री, कितने को होता है फिक्स 360 डिग्री। एक और कॉन्सेप्ट मैंने लिखा था, भाषण लिख सकता है सबकी, मैं भाषण लूंगा तो समय लग जाएगा, ठीक है ना। तो क्या होता है कोई हमारे पास त्रिभुज है ABC, त्रिभुज का रिलेशन था लेकिन मैं यही समझा दिया क्योंकि आया इससे भी क्वेश्चन आगे पूछता है, क्वेश्चन बन रहे हैं फोटो में, किताब में पढ़ा रहे हैं ना क्वेश्चन, उसमें लिख रहे हैं इससे रिलेटेड। तो क्या करना है, त्रिभुज है ABC, इसकी BC भुजा आपको हमने D तक बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया हमने इसकी BC को D तक। तो ये जो कोण बनता है ना वो इन दोनों को इसको और इसको जोड़कर बनता है, मतलब मैंने बोल दिया मान लो ये 30 डिग्री है सर, ये क्या है 40 डिग्री है, तो अपने आप कितने डिग्री हो जाएगा 70 डिग्री, या 70 दे दिया, इसका नहीं पूछा ये 40 दे दिया, तो अपने अभी कितने का हो जाएगा 30 डिग्री। ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, फोटो बना के आएगा, ऐसे पूछ सकता है आपको, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब इसको मिटाकर अगला कॉन्सेप्ट लिख रहा हूँ क्या है रिलेटेड से क्वेश्चन लिख दूंगा, क्वेश्चन इंपोर्टेंट, आप उनको कर लेना है, ठीक है ना। इस वीडियो में तो नहीं करवा पाऊंगा क्वेश्चन आपको। अगला कॉन्सेप्ट मैंने लिख लिया है, देखो समय कम है, बार बार बोल रहा हूँ आपसे, देखो राइटिंग में जल्दी लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे वीडियो बनाने ऑफलाइन बैच हो जाएगा, चलो लाइट भी चली जाती है यहाँ पे, ठीक है ना। तो कभी कुछ हो सकता है इसलिए मैं जल्दी लिख रहा हूँ, बकायदा आपको कॉन्सेप्ट पूरी दूंगा, कंटेंट फुल दे रहा हूँ मैं आपको, क्या बोल रहा हूँ मैं आपको, कंटेंट पूरा दे रहा हूँ, कंटेंट पूरा दे रहा हूँ, आप विश्वास रखना, ठीक है ना। बस ये जो पढ़ा रहा हूँ आप देख जाना और अपने हिसाब से याद कर जाना बस आप तो बकायदा, ठीक है। देखो समय कम है, अगर समय 2-4 दिन और बचते तो मैं आपको पूरी वीडियो की बना था फुल स्पीड को लिख रहा हूँ, जल्दी राइटिंग में टेढ़ी आड़ी जा रही है, जल्दी लिखना पड़ रहा है मुझे, ठीक है ना, ध्यान रखना बकायदा आपको, ठीक है ना। राइटिंग में नहीं करना, आपको जो लिख रहा हूँ समझ में आ जाएगा, आप बोल बोल समझा रहा हूँ इसलिए। देखो ये पूछता है पूरा कोण की परिभाषा पूछता है डायरेक्टली, कंप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो क्या होती है मैंने परिभाषा लिखी साथ में, क्योंकि इंपोर्टेंट इसलिए मैंने लिख दी है, बहुत इंपोर्टेंट है परिभाषा, पूछ लेते कभी कभी 2 नंबर में। तो यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो जाए, क्या बराबर 90 डिग्री मतलब समकोण के बराबर हो जाए, पूछ देता है कि पूरे कोण की माप किसके बराबर होती है, क्या पूछता है पूरा कोण की माप होती है ना किसके बराबर होती है, तो क्या बराबर होती है, आपको ध्यान रखना है, क्या बराबर होती है समकोण के बराबर, मतलब 90 डिग्री के बराबर, क्या के बराबर 90 डिग्री के बराबर, ये ध्यान रखना है आपको,
ठीक है ना। इसमें पूछ सकता है 30 डिग्री का पूर्व कोण बताओ, तो किसी का पूर्व कोण निकालना होता है क्या करना है, उसको 90 में से घटा देना है। क्या करना है, 90 में से घटा देना है। 30 कितने बचेगा, 60, सीमा क्या हो जाएगी 60 डिग्री, क्या हो जाएगी 60 डिग्री। 45 का पूछा है तो 45 घटाएंगे 90 में से कितने बचेंगे 45 डिग्री। ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ठीक है ना। अगला होता है संपूरक कोण, इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। तो क्या होता है, इसकी परिभाषा याद रखना आपको, यदि दो कोणों का योग किसके बराबर आ जाए 180 डिग्री के बराबर आ जाए, 180 को बोलते हैं ऋजु कोण या सरल कोण, इसके बराबर आ जाए। पूछ सकते हैं इसमें कि संपूरक कोण की माप किसके बराबर होती है, ऋजु कोण, ऐसा कोई 2-3 ऑप्शन दे देगा, तो अब क्या लगाना उसका, ऋजु कोण या सरल कोण के बराबर होती है, ठीक है, इसको संपूरक कोण कहते हैं। अब इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसको 180 में से घटा देंगे, किसी में से घटा देंगे 180 में से घटा देंगे, इससे पूछेगा 45 घटाएंगे, 10 गया 5, 7 में 4 गया 3, 1, तो कितना आ जाएगा 135, कितना आ जाएगा 135। देखो समय कम इसलिए थोड़ा जल्दी लिख रहा हूँ, समझा रहा हूँ आपको। 60 डिग्री पूछेगा तो कितना बचेगा 120 बचेगा, घटाना 180 में से, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है आपको, बकायदा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों परिभाषाएं हैं, ठीक है ना, पूछ लेता है इनके रिलेटेड, ठीक है। मैंने सब कुछ लिख दिया है आपको, बकायदा ऐसे कैसा मिलेगा आप देखना, बकायदा पेपर देके आओ ना, पर कल तुम मुझे बताओ बकायदा कमेंट कर कर ना, पूरा पूरा यही आया है आपको। अगला कॉन्सेप्ट लिखा है मैंने, देखो भाषा में नहीं लिखा है, डायरेक्ट समझा रहा हूँ इसको, इससे रिलेटेड सब चीज बनती है, क्वेश्चन सारे चीज सॉल्व होते हैं इस कॉन्सेप्ट लिखे मैंने। देखो इसमें क्या होता है, एक तो संगत कोण ध्यान रखना है आपको, इसको बोलते हैं इसमें करेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है ना। और एक होता है अंतःकोण, इसको बोलते हैं इंटीरियर एंगल, संबंध रखना क्वेश्चन के समय आपको यूजफुल होंगे। एक होता है एकांतर कोण बोल दे या एकांतर अंतःकोण बोल दो, एक ही होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है ना। समझा दो यहाँ से आपको नंबरिंग करना है, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार नंबरिंग कर लोगे आप। ये कोण बनते हैं यहाँ पे, कोण नहीं बना जल्दी समझा रहा हूँ इसलिए, ठीक है ना। कोण बनते हैं यहाँ पे, ऐसे बना दिए ले मैंने, ये बनते हैं एंगल, ठीक है ना। ऐसे फोटो नहीं मिलेगा आपको, समझा रहा हूँ मैं, इसके माध्यम सारे क्वेश्चन बनते हैं इसी से रिलेटेड, ठीक है ना। देखो तो क्या होता है, सबसे पहले होता है संगत कोण। संगत कोण बोलते हैं ये है यहाँ पे लाइन किसी इसके ऊपर 1 है तो इसके ऊपर क्या आएगा 5, इसको नीचे दबाई लाइन के ऊपर, मतलब दो समांतर रेखाएं होंगी, क्या बोल रहा हूँ, दो कैंसिल रेखा होंगी, पैरेलल लाइन होंगी, समांतर रेखाएं होंगी, पैरेलल लाइन होंगी, और उनको एक रेखा इंटरसेक्ट करेगी, रेखा क्या करेगी, एक रेखा प्रतिच्छेद करेगी। तो इसमें स्थिति बनती है 3 तरह की, मैं लिख दिए दो समांतर रेखाएं ये और ये भी, और सीडी समांतर रेखा है, ये इसकी एक तिर्यक रेखा है, तो उसके बाद इसमें कॉन्सेप्ट बनते हैं, ऐसे मतलब रेखा बन जाती है आपको, ठीक है ना। एक काय बराबर होगा 5 के, ये लिख दिया। फिर इसी प्रकार 2 के ऊपर कौन है 6, तो ये 2 6 के बराबर हो जाएगा। तो इसी प्रकार 3 तो इसमें 7 हो जाएगा, और 4 तो क्या हो जाएगा 8। ये ध्यान रखना है संगत कोण का कॉन्सेप्ट। फिर दूसरा अंतःकोण होता है ना, तो अंतःकोण बोलते हैं इंटीरियर एंगल। तो ये क्या होता है, इसका जोड़ हमेशा बराबर नहीं, जोड़ क्या आता है हमेशा 180 बराबर आता है, क्या बराबर आता है हमेशा 180 बराबर आता है। देखो हम 3 को इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे हम, तो ये कितने का आएगा, एक हमेशा जोड़कर 180। इसी प्रकार 4 को और 5 को जोड़ेंगे तो ये भी कितने का आएगा, जोड़कर 180 प्लस करके 180 आता है। बहुत इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन इसी से होते हैं, इनमें से ओटी बनती थी उनसे, उन्होंने पढ़वाया था उनसे, तो क्वेश्चन में रिलेटेड यूज आ जाता था उनका कई बार। फिर अगला लिखा एकांतर अंतःकोण, इसको बोलते हैं इंग्लिश में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखो ध्यान से क्या होता है, देखो ये होता है, ये इसमें जेड सा बनता है, जेड। देखो इधर ये कोण बनेगा ना, वही का वही कोण ऐसे बनेगा, यहाँ पे क्या बनता है जेड बनता है। यहाँ पे जो कोण बनेगा ना, यहाँ पे मान के चलो थीटा का कोण बना, तो यहाँ भी क्या बनेगा थीटा का बनेगा। देखो यहाँ पे क्या आएगा 3, देखो दूसरा पेन यूज कर लेता हूँ, 1 मिनट रुकना, समझा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। इसके बाद अपन क्वेश्चन लिख दूंगा, 2-3 क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, आपको कर लेना उनको, ठीक है। ये 3 है, देखो यहाँ पे ये 3 है, ये वाला तो काय बराबर हो जाएगा यहाँ पे 5 के बराबर। अब देखो उल्टा जेड बन रहा है, ये उल्टा जेड बन रहा है, तो 4 काय बराबर हो जाएगा, यहाँ पे काय के बराबर हो जाएगा 4 अपना 6 के बराबर, सॉरी इधर काय बराबर हो जाएगा 6 के बराबर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बकायदा मैंने लिख दिए हैं। अब इसके मैं इसको मिटालकर 2-3 क्वेश्चन लिख देता हूँ इंपोर्टेंट, ये आपको कर लेना, फोटो बना देता हूँ उनके मैं। देखो समय कम इसलिए क्वेश्चन तो नहीं करा पाऊंगा आपको, इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिखता चलूंगा बस मैं साथ में। चलो मैंने क्वेश्चन लिख लिए हैं, क्वेश्चन तो नहीं लिखे, मैंने फोटो बना दी उनके। एक आगे ऐसा ऐसा आ सकता है, क्वेश्चन सिद्ध करना है, ये फोटो बनाया था, इसमें कुछ बराबर दिया था, किसके बराबर, तो फोटो आप ध्यान रखना, इस वाला क्वेश्चन कर लेना आप ध्यान से। फिर एक क्वेश्चन इस तरह का था, 126 दिया था, यहाँ पे ये सलान बन रहा था, त्रिभुज बन रहा था, इसमें आपको AGE और GEF ये निकालना था, ये कुछ निकालना था। एक फोटो बन रहा है, इसमें इस तरह का 127 दिया है, यहाँ पे 50 दिया है, y और x का मान निकालना है आपको। तो ये क्वेश्चन आप कर लेना, ठीक है ना। और आपके हिसाब से वो क्वेश्चन भी कर लेना। देखो मैं क्वेश्चन की नहीं बोला, मैं बोला हूँ ना, अगर मैं पढ़वाता आपको अगर समय होता तो पूरी क्वेश्चन करवाता आपको, डिटेल से करवाता, लेकिन समय नहीं, इसलिए मेरी जो लगता है इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैं आपको लिख देता हूँ उस बोर्ड पे, ठीक है, सारे चैप्टरों के। अब इसको मैं डालकर अगला चैप्टर चालू कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। थोड़ी मैं जल्दी लिखते जा रहा हूँ, तो राइटिंग पे ध्यान नहीं देना, आपको ट्रेड जा रहा है, क्योंकि लाइट कभी भी जा सकती है, लाइट चली जाती है बहुत बार गाँव में, ठीक है ना। देखो
तो क्या लिखा है मैंने अगला, त्रिभुज की परिभाषा आपको पूछ सकता है डायरेक्ट। तो तीन भुजाओं का से घिरी हुई समतल बना किसकी कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। मैंने डायरेक्ट बिंदु लिख दिए हैं, इससे आपको ऐसे सब छपा मिल जाएगा, विश्वास रखना आप बकायदा। ठीक है, आपने थोड़ी बहुत रिलेटेड करके भाषा घुमाकर पूछ सकता है आपसे, लेकिन बिंदु यही रहते हैं कॉन्सेप्ट, तो लिख रहा हूँ सारा। पूछ सकता है त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग कितना होता है, हमेशा 180 डिग्री होता है। सॉरी, कोणों का योग कितना होता है, 180। और भागकोणों का योग कितना होता है, 360 होता है हमेशा। फिर मैंने कहा त्रिभुज कितने शीर्ष होते हैं, शीर्ष कितने होते हैं, 3। कितने होते हैं, 3। आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका, हट गया देखो, लेना आप स्क्रीनशॉट रोक कर, वीडियो को रोक कर स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। ठीक है, ऐसे कैसे बिंदु मिलेंगे आप देखना बकायदा। ठीक है, शीर्ष मतलब होते हैं, ऐसा होता है भाई आपके ये 1 2 3। अब चतुर्भुज पूछेगा कितने शीर्ष हो जाएंगे, ये भी बन जाएगा। चतुर्भुज पढ़वाऊंगा आपको बकायदा, भूल जाऊँ तो ध्यान रखना आपको। चतुर्भुज कितने होंगे, 4। आयत मायत सब होते हैं चतुर्भुज के अंदर आते हैं, उसमें भी 4 शीर्ष होते हैं, क्योंकि जितने पुण्य होते हैं उनको शीर्ष बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। अगर लिखा कि त्रिभुज की दो भुजाओं है ना, उनका योग करेंगे हम ना, तो तीसरी भुजा से हमेशा क्या आएगा, वो बड़ा। क्या आएगा, तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा आता है। ये भी इंपोर्टेंट बिंदु है। अगला लिखा मैंने, त्रिभुज की दो भुजाओं का जो घटाव है ना, मतलब घटाना है, तो तीसरी भुजा से क्या आएगा, हमेशा छोटा आएगा। क्या आएगा, छोटा। बहुत इंपोर्टेंट बिंदु है। फिर एक और लिखा मैंने कि त्रिभुज की कोई दो भुजाएं ना, उनका हम वर्ग करेंगे, वो बड़ा आ जाए, तीसरी भुजा छोटी आ जाए, तो उसमें कौन सा कोण बनता है, पूछता है आपसे बकायदा। न्यून कोण की भाषा बोल देगा वो। देखो दोबारा सुना रहा हूँ कि त्रिभुज की दो भुजाओं का वर्ग करके उनको जोड़ेंगे या योग करेंगे, तो उसकी क्या बनता है उसमें कोण, तो तीसरी वजह से वो बड़ा बनता है। क्या होता है उसमें, न्यून कोण त्रिभुज बनता है। फिर त्रिभुज की दो भुजाओं का वर्ग करके उनको जोड़ेंगे ना, और वो कहा कि तीसरी वर्ग की भुजा के बराबर आ जाए, तो उसमें कौन सा कोण बनता है, समकोण त्रिभुज बनता है। फिर एक और कॉन्सेप्ट क्या होता है इसी में, कि त्रिभुज की दो भुजाओं का वर्ग करेंगे हम, उनको जोड़ेंगे, वो छोटा बन जाए, और तीसरी भुजा का जो स्क्वायर है ना, वो बड़ा बन जाए, तो उसमें कौन सा कोण बनता है, अधिक कोण त्रिभुज बनता है। ठीक है ना। अब इसको उठाकर कुछ और बिंदु लिख रहा हूँ इंपोर्टेंट में, कुछ मैंने और महत्वपूर्ण बिंदु लिख लिए हैं। थोड़ा देखो ये कम पूछता है, लेकिन मैं क्वेश्चन देखे थे बकायदा आपको पेपर में पुराने में, तो इसलिए मैंने लिख दिए हैं ये बिंदु। ठीक है, इंग्लिश में थोड़ा भाषा में यूज कम कर रहा हूँ, क्योंकि बोर्ड पेपर के हिसाब से जो कल पेपर है 10 तारीख, उसके हिसाब से बना रहा हूँ मैं। ठीक है ना, तो आपको देखना, देखो ध्यान से, मैंने डायरेक्ट फैक्ट्री लिखे हैं आपको बकायदा, मैं समझाने पाऊंगा ज़्यादा डिटेल में ना। देखो क्या होता है, केंद्रक होता है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में सेंट्रॉइड, और एक होता है ग्रोथ केंद्र, इसी को दो ही की होते हैं, ग्रेविटी सेंटर। ये माध्यिकाओं से बनता है, 3 माध्यिका होती है ना, उनसे बनता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। पूछ सकता है ग्रोथ केंद्र कहाँ से बनता है, 3 माध्यिकाओं से बनता है। फिर ग्रोथ केंद्र या केंद्रक माध्यिका को पूछता, बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने पद बांटता है, 2:1 में, 2:1 में बांटता है माध्यिका को। कौन, ग्रोथ केंद्र केंद्रक होता है ना, जो माध्यिका मतलब मीडियन होती है, इसको किसमें बांटता है, 2:1 में बांटता है। ठीक है, अंतः केंद्र बोलते हैं इन सेंटर, क्या बोलते हैं, इन सेंटर। ये कहाँ से बनता है, कि तीनों कोण जब समद्विभाजक बनते हैं ना, एंगल वाइज सेक्टर, उनसे बनता है। ठीक, उसके बाद परिकेंद्र इसको बोलते हैं सरकम सेंटर, क्या बोलते हैं, सरकम सेंटर। तो तीनों भुजा लंब समद्विभाजक हैं, इसको बोलते हैं लंब समद्विभाजक, इसमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इनसे बनता है। मतलब 3 से बनता है, 3 चीज होती है त्रिभुज में से, 3 चीज से बनता है। ठीक है ना। फिर परिकेंद्र इसको बोलते हैं हम सरकम सेंटर। ये बताया कि आपको परिकेंद्र होता है तीनों शीर्षों से, शीर्ष होते मैंने बताया था आपको, ये शीर्ष ये यहाँ से आपको बीच में बनता है ना, ये तीनों समान दूरी पर होते हैं इसमें परिकेंद्र मतलब सरकम सेंटर, ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर होता है लंब केंद्र, इसको बोलते हैं ऑर्थो सेंटर, क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर। ये तीनों शीर्ष लंबों से बनता है। कहाँ से बनता है, शीर्ष लंबों से, मतलब एल्टीट्यूड से बनता है। कहाँ से बनता है, एल्टीट्यूड से। फिर अगला होता है संभाव, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है ये संभाव। तो इसका प्रत्येक कोण पूछता है कितने डिग्री का होता है, सर 60 डिग्री का। इसमें तीनों भुजाएं कैसी होती है, सर समान होती है, बराबर होती हैं, इसको बोलते हैं इंग्लिश में इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगला होता है समद्विबाहु त्रिभुज, इसको बोलते हैं आइसोस्केलेन ट्रायंगल। ये क्या होता है, कोई भी दो भुजा तो समान होंगी, और तीसरी भुजा होगी इसकी अलग, क्या होगी, अलग। चौथा होता है विषमबाहु त्रिभुज, क्या होता है, विषमबाहु त्रिभुज बोलते हैं इसमें स्केलेन ट्रायंगल। इसकी तीनों भुजाएं क्या होती है, अलग अलग होती है। इसको हम हीरोन फॉर्मूले में पढ़ेंगे, हीरोन फॉर्मूला पढ़ेंगे, हमारा चैप्टर रहेगा हीरोन सूत्र, उसमें पढ़ेंगे हम। ठीक है ना। अब इसको मैं डाल कर थोड़ा बिंदु और लेकर आऊँ, उसके बाद क्वेश्चन लेकर आऊँ उसके इंपोर्टेंट में। अगला कॉन्सेप्ट मैंने लिख लिया है, बहुत इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, इसी पे अपना पूरा चैप्टर है। अभी तक बेसिक समझ आते हैं, इससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है ना, इसके नियम लगाकर आपको। ठीक है ना, थोड़े भाषा वाले क्वेश्चन बनते हैं, तो आप कल में क्वेश्चन बता दूंगा आपको, 2-3-4 क्वेश्चन जो भी इंपोर्टेंट लगे हैं मुझे, वो बता दूंगा आपको। ठीक है ना, बकायदा वो आएंगे भी, देखना आप। तो क्या है, सर्वांग समता, इसको बोलते हैं इसमें कॉन्ग्रुएंसी, क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंसी। तो ऐसे 2 त्रिभुज सर्वांग समता लगेगी, 2 त्रिभुज होंगे, जिसके सभी अंग, सभी जो पार्ट होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, समान होंगे। तो मैंने 2 त्रिभुज बना दिए, समान बनाना है आपको, क्या ध्यान से देखिए। ठीक है ना। तो मैंने मान लिया सर, इसकी ये वाली साइड है ना, इसके बराबर आ जाए कहीं, और इसकी ये साइड है ना, इसके बराबर आ जाए, और इसकी ये वाली साइड है, ये इसके बराबर आ जाए, तो सर्वांग सम हो जाएगा। या ये कौन है, थीटा, तो ये भी थीटा होना चाहिए। ये अगर सर अल्फा है तो ये भी अल्फा होना चाहिए। सर ये वाला बीटा है तो ये भी क्या बीटा होना चाहिए, तो सर्वांग सम हो जाएंगे। और सर्वांग समता को बताने के चिन्ह होता है ये डबल डंडा लगा, इस पे ऐसा उल्टा ऐसा बना देते हैं, ये सर्वांग समता का चिन्ह होता है। क्या होता है, सर्वांग समता का चिन्ह है ये। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। फिर इसमें 3 शर्त होती है, 3-4 शर्त और शर्त होती है, आप देखना, आपकी किताब में दी होंगी, पर लास्ट में लेता है सारा से लिखता है, समझ लेते हैं, उसमें दी होती है। तो परिभाषा पढ़ना पूछ लेता है, 2 नंबर में डायरेक्ट आ जाता है ये क्वेश्चन।
ऐसी ऐसी सर्वांग लिखिए, शर्त लिखिए इसकी, या कौन 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 भुजा मतलब ए ऐसी शर्त लिखिए, या भुजा 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 इसकी शर्त लिखिए। तो ये आपको कर लेना है, ठीक है। उसको मैं डाल क्वेश्चन लिख रहा हूँ, कौन कौन से इंपोर्टेंट है आपको कर लेना है, ठीक है ना। ध्यान से कुछ क्वेश्चन लिख लिए मैंने इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मुझे लगे कि यहाँ आ सकते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ आपको। तो एक ऐसा फोटो बन रहा होगा आपको, उसमें आपको सिद्ध करना है त्रिभुज ABC सर्वांग सम होता है त्रिभुज CDA के। ऐसे ये वाला क्वेश्चन आप करके देख लेना ध्यान से, ठीक है। एक हैगा, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी डायरेक्ट पहली बार तो पूछ देता है कि संभावित त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। मैंने बताया था आप थोड़ी देर पहले, ये दर्शाने के लिए भी आता है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। एक फोटो बन रहा है इस तरह का, एक फोटो बन रहा होगा आपको बता बकायदा उसमें दर्शा वो क्या है, चित्र देता आकृति देता है आपको फोटो किताब में। तो आप आकृति वाले क्वेश्चन देख लेना ध्यान से, इसके मिलान क्वेश्चन नंबर कौन सा है नंबर का पता नहीं है, ठीक है ना। देखो तो ये वाला फोटो बन रहा होगा, उसमें आपको दर्शाना है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है ना। तो इसके क्वेश्चन इस चैप्टर के आप क्वेश्चन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बकायदा, ठीक है। नंबर तो नहीं कटेंगे, मैंने बता दिया ना पहले, बता दिया आपको। बेसिक में बिल्कुल नहीं कटेंगे आपको, OT में बहुत रेयर केस में नंबर कट पाएंगे, इतना मैं लिख रहा हूँ आपको सब कुछ, ठीक। क्वेश्चन नहीं करवा सकता क्यों, समय कम है अपने पास, ठीक है ना। अगला चैप्टर चालू कर रहा है, इसके लिए मैं मिटा रहा हूँ इसको मैं। अगला चैप्टर मैंने लिख लिया है, बहुत बड़ा चैप्टर है ये भी, चतुर्भुज, इसको बोलते हैं इसमें क्वाड्रिलेटरल, क्या बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। देखो बहुत बड़ा चैप्टर है ये भी, लेकिन मैंने प्रयास किया है सब कुछ इसमें आपको बेसिक से समझा सकूंगा आपको। पहली बात ये पूछता है आपसे चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है ना, कितना होता है सर, 360 डिग्री होता है। और भारी कोण का योग कितना होता है, 360। भारी कोण होते हैं ना एक्सटीरियर एंगल, उनका कोण कितना होता है, 360। प्लस में चतुर्भुज में बहुत सारी आकृति बनती है, एक तो आयत बनता है रेक्टेंगल, इसकी मैंने कंडीशन लिख ली कैसे आकृति बनेगी हम, इसकी विपरीत भुजा क्या होती है, इसकी बराबर होती है, और समांतर भी होती है। और प्रत्येक कोण सबसे मैंने इसमें प्रत्येक कोण, आयत का प्रत्येक कोण कितने का होता है, 90 डिग्री पूछता है। आयत का प्रत्येक कोण कितने का होता है सर, 90 डिग्री पूछता है कई बार। फिर अगला मैंने समांतर चतुर्भुज, इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम, क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम। तो विपरीत भुजाओं के योग में बराबर होते हैं, इसमें बार क्या होते हैं, समांतर भी होते हैं, लेकिन प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता है। देखो रेक्टेंगल में तो होता था, मतलब आयत में तो होता था 90 डिग्री का, लेकिन समांतर चतुर्भुज में नहीं होता है, ये अंतर होता है इसमें, ठीक है ना। अगला होता है वर्ग, ये बहुत पूछता है कि जिसकी चारों भुजा बराबर क्या कहलाता है, वो वर्ग, जिसकी चारों भुजा होती है बराबर, प्रत्येक कोण कितने का होता है, इसमें भी 90 डिग्री का पूछ सकता है कि वर्ग का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। कितने का होता है, 90 डिग्री। अगला लिखा समचतुर्भुज, क्या लिखा है, समचतुर्भुज, इसको बोलते हैं रोम्बस, क्या बोलते हैं, रोम्बस। तो ये क्या होता है, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, व विपरीत भुजाओं का क्या होती है, समांतर विपरीत भुजाएं भी क्या होती हैं, समांतर होती हैं, लेकिन कोण 90 डिग्री नहीं होता है। वर्ग का देखो 90 का हो रहा था, इसका नाम तो मैंने लिख भी दिया, वर्ग का थोड़ा टेढ़ा रूप होता है, मामूली टेढ़ा सा रहता है इससे, ठीक है ना। और आसन्न कोण, इसमें ये इंपोर्टेंट है, इसमें ये और ये समांतर, इसमें दोनों में आसन्न कोण होते हैं ना, मतलब पास पास वाले कोण। ये देखो ये समझा रहा हूँ आपको, यहाँ फोटो बना के ये बन रहा है मान के चलो फोटो, तो ये वाला ये होता है, इसको आसन्न कोण बोलते हैं। ये पास पास वाले कोण होते हैं ना, इनको बोलते हैं आसन्न कोण। इनका कितना होता है जोड़कर, 180 होता है। क्या होता है, 180। फिर लगा समलंब चतुर्भुज, इसको बोलते हैं ट्रेपीजियम, क्या बोलते हैं, ट्रेपीजियम। इसकी दो भुजाएं बराबर समांतर होती है, क्या होती है, समांतर, ऐसी होती है दो भुजाएं, लेकिन ये छोटी होती है, ये वाली ऐसी चली जाती है, ये दो नीचे वाली समांतर हो जाती हैं, और ये थोड़ी ऐसी चली जाता है, ये होता है, इसको बोलते हैं ट्रेपीजियम। ये फोटो बन गया ट्रेपीजियम, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन इंपोर्टेंट वो लिख रहा हूँ मैं, इसमें ही आपके क्वेश्चन बन जाएंगे बाकायदा आपको, ठीक है ना। बेसिक वाले सब बन जाएंगे क्वेश्चन, इसको मैं डालकर मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन। इस चैप्टर से संबंधित मैंने कुछ क्वेश्चन लिख लिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपोर्टेंट है, ये क्वेश्चन जरूर लाएंगे, देखना विश्वास रखना बाकायदा, देखना। ये 3 क्वेश्चन लेके मैंने, 3 क्वेश्चन में से 100% क्वेश्चन फंस जाएगा, यहाँ तक 3 भी, 2 भी आ सकते हैं, दोनों में से 3 लेके 3 में से 2 ही आ सकते हैं, अथवा आ सकते हैं एक दूसरे के, ठीक है ना। ये OT में भी आता है कई बार क्वेश्चन, ये OT में भी आता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात दे दिया 3:5:9:13, ये दे दिया अनुपात, ठीक है ना। तो आपको सभी कोणों का योग निकालना है। तो जब भी ऐसे भाषा नहीं लिखवा दोगे यहाँ, तो क्या मान लो 3x मान लेना, एक को 5x मान लेना दिया है उसको, और एक को क्या मान लेना, 9x मान लेना, जो भी दिया उसके, ये उन्होंने कि 3 दे उसकी, और कुछ नहीं लिख सकता है वो, आपको मानना बस x उसके साथ में। और अगला क्या हो जाएगा, 13x। और आपको पता है कि सभी अधिक लाइन लिख देंगे कि सभी चतुर्भुज के सभी कोणों का कितना होता है, 360, सबको जोड़ लेंगे, मतलब योग कर देंगे, तो बीच में क्या लगा लेना, प्लस, क्या लगा लेना, प्लस। 5 3 8 9 13 9 22 5 27 3 30, कितना हो गया जोड़ के 30x हो गया, तो कितना आ गया 360। तो एक्स को हो जाएगा 360। मैं सॉल्व करवा देता हूँ, कुछ नहीं आता इसलिए मैंने करवा दी, OT में भी आ रहा है इसलिए करवा दी मैंने। 3 से काटे 12 3 36, तो एक वैल्यू का मान क्या आ गया, 12। तो इसका क्या था 3, तो 12 3 कितना हो जाएगा, 12x से गुणा करेंगे तो 12 3 36, ऐसे कर देना आप, ठीक है ना। कोई सा पूछ सकता है, छोटा कोण पूछ, इसमें छोटा कोण क्या होगा, बड़ा कोण क्या होगा, बड़े और छोटे कोण का अंतर कुछ ही पूछ सकता है, वहाँ फर्क OT में वो, ठीक है ना। 5 का करेंगे x से तो क्या हो जाएगा, 5 × 12 12 5 60 हो जाएंगे। इसी प्रकार 9 से करेंगे x आए तो 9 × 12 9 108 हो जाएगा, ये इस प्रकार क्वेश्चन आता है। और अगला क्या है 13x, तो 13 से करेंगे 12 का 13 12 होते हैं 156 शायद, ठीक है ना। आप देख लेना जैसा भी हो, 156 ही होते हैं, ठीक है ना। तो आप ऐसे क्वेश्चन कर लेना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन OT में आता है कई बार, ठीक है ना।
तो ये ध्यान रखना है, ये 2 क्वेश्चन में लिख दिए आपको, ये वाले क्वेश्चन कर लेना है, ठीक है ना। आप किताब में से देख के आप जो भी सन से आप पढ़े हो, यहाँ भी आप स्कूल में पढ़े हो, कोचिंग में कहीं भी पढ़े हो, आप उससे पढ़ लेना है क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, मैं बोल देता हूँ एक बार सुनाकर। यदि एक समांतर चतुर्भुज है, उसके विकर्ण बराबर दे दिए आपको, तो आपको दर्शाना है कि वो आयत है। ये क्वेश्चन है, दर्शाना है आपको कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण मतलब डायगोनल्स होते हैं, परस्पर समकोण पर क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, तो आपको बताना है कि वो समचतुर्भुज है, ठीक है ना। ये चैप्टर में क्या खत्म कर रहा हूँ बकायदा, अब अगला चैप्टर चालू कर रहा हूँ, उसके बाद में आपको ये क्वेश्चन ही कर लेना बकायदा, तो आपका काम हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। अब अगला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो अगला शुरू कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। इसको मैं मिटा रहा हूँ। अगला हमारा चैप्टर रहेगा वृत्त, सर्कल। थोड़ा इसको मैं समझाता हूँ, इससे क्वेश्चन ज़्यादा अच्छा आता है, बच्चा गलती कर देता है इसमें, थोड़ा उसको 5-10 मिनट लेकर समझा रहा हूँ, बताता है थोड़ी। अब 1-2 चैप्टर ही बच रहे हैं हमारे, तो उसको मैं समझा देता हूँ ध्यान से। इसमें जो बोलूंगा आप इसको नोट कर चलना, रोक कर बार रोक कर वीडियो को नोट कर चलना। इसमें क्वेश्चन कॉन्सेप्ट नहीं लिखाऊंगा, क्या समझा रहा हूँ उसको फोटो में बताता। ये हमारे पास गोल घेरा होता है, इसको हम वृत्त बोलते हैं। इसमें अगर बीच में होता है केंद्र होता है, तो पूछ सकता है कि केंद्र वृत्त में कहाँ पर स्थित होता है, भीतर, अंदर, अंतर, अभ्यंतर में। एक ऐसे लिखा था अभ्यंतर बोलता है वो हिंदी में, अभ्यंतर मतलब अंदर स्थित होता है केंद्र वृत्त में, ठीक है। ध्यान रखना, ये केंद्र है, यहाँ से इसके बीच में केंद्र, ये पूरे चक्कर होता है, इसको हम परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हम परिधि बोलते हैं। परिधि या परिमा बोल दो, कोई बात नहीं, इसको ये बोलते हैं, ठीक है ना। तो परिधि होती है, पूरा चक्कर, गणमान चक्कर होता है। चक्का का मान अपना साइकिल होता है, उसका चक्का होता है, वो होता है टायर, चक्का होता है गोल घेरा, वो ऐसा ही होता है ये वृत्त, ठीक है ना। तो क्या केंद्र होता है, वो रहता है बीच में, रहता है, उससे टायरें गुजरती हैं, इस समझ सकते हो उसको। तो ये त्रिज्या होती है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा अब एक वृत्त में एक त्रिज्या है ना, कितनी त्रिज्या बने, सब त्रिज्याएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। क्या होती है, केंद्र से समान दूरी पर होती है, ध्यान रखना है आपको। मैं बोल रहा हूँ बार आप आपके हिसाब से लिखते चलें, इसको लिखवा नहीं रहा हूँ ज्यादा, मैं क्यों लिखवाऊंगा फिर समय ज्यादा फिर बढ़ जाएगा, तो बोलता चल रहा हूँ धीरे धीरे, आप रोक कर आप उसके हिसाब से लिखते चलना, लिखना हो आपको, तो वैसे समय में आ जाएगा तुम्हें। क्या बोल रहा हूँ कि एक वृत्त है, उसके केंद्र, वृत्त की क्या केंद्र से परिधि के बीच की दूरी, उसकी त्रिज्या बोलते हैं हम। और एक केंद्र से सभी त्रिज्याएं क्या बराबर होती हैं, त्रिज्याओं की लंबाई होती है ना, पूछते थे कभी कभी कि एक वृत्त में त्रिज्याओं की लंबाई कैसी बराबर होती है, सभी त्रिज्याएं होती है बराबर होती है, कैसी होती है ये बराबर, क्या होती है बराबर। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। 1 मिनट रुकना, थोड़ा माइक उठा लूँ मैं, काम ही नहीं करता है, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा बैठा के मैं एक और समझा रहा हूँ और आगे। अब ये त्रिज्या बताया मैंने, अब एक त्रिज्या ये केंद्र है। अब यहाँ से मैंने एक ये त्रिज्या एक डाली, एक इधर और डाल दी, तो 2 त्रिज्या डाल दी मैंने, कहाँ से जा रहे हैं, केंद्र से होकर जा रहे हैं, कहाँ से जा रही हैं, तो उसको हम व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, व्यास। एक त्रिज्या ये, एक त्रिज्या ये, 2 त्रिज्याएं मिलकर क्या बनाती हैं, व्यास बनाती हैं। क्या बनाती हैं, व्यास, मतलब डायमीटर बनाती हैं। तो पूछता है आपसे, अब एक और देखो, और क्या होता है, एक और एक मैंने यहाँ से परिधि से मैंने परिधि को मिलाया, लेकिन ये केंद्र से होकर नहीं ये लाइन, तो उसको हम बोलते हैं जीवा। क्या बोलते हैं, जीवा। तो वृत्त में कितनी जीवा बन सकती हैं, जीवा बोलते हैं कॉर्ड। क्या बोलते हैं, कॉर्ड। तो पूछ सकता है आपसे कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, डायरेक्ट लिखा आता है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, व्यास होती है। क्या होती है, सबसे बड़ी जीवा क्या होती है सर, व्यास। क्या होती है, व्यास। ये आपको ध्यान रखना, डायरेक्ट रोटी में जाती है, क्या होती है, व्यास होती है, डायमीटर होती है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। मैं लिख दिया बिंदु, कुछ बिंदु इंपोर्टेंट है लिखते चलूंगा मैं, ठीक है ना। देखो समझ में आ गया, 2-3 समझ लिए हमने। अब एक क्या होता है, ये वृत्त है हमारे पास, ये बीच में केंद्र है, और ये बीच की परिधि है ना, इस पे से हमने एक लाइन डाली, क्या करी, एक बिंदु बनाया हमने, ठीक है ना। एक बिंदु है, इसको हम स्पर्श बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस बिंदु को हम स्पर्श बिंदु। तो एक वृत्त में, ठीक है ना, ये क्या हमारे पास स्पर्श बिंदु है, तो एक इस बिंदु से हमने एक रेखा डाली, तो इसको हम बोलते हैं स्पर्श रेखा। क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा इंग्लिश में इसका नाम होता है टेंजेंट। क्या बोलते हैं इसको, टेंजेंट। तो ये समझ सुनना है आपको कि एक बिंदु पर कितने पर, आप कोटि आयोग का था, एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकती हैं, एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा खींचेंगी, स्पर्श रेखा केवल एक खींचेगी। कितनी खींचेगी रेखा, कितनी होती है, केवल स्पर्श रेखा एक होती है। लेकिन एक वृत्त में, किसमें, एक वृत्त में स्पर्श रेखा अनंत बन सकती हैं। क्या लिखा मैंने, अनंत स्पर्श रेखा बन सकती हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। मैं लिखते चल रहा हूँ, साथ में बोल रहा हूँ, वो सबसे मेन है कि एक वृत्त में अगर पूछेगा तो स्पर्श रेखा कितनी बनेगी, एक बिंदु पर, एक बिंदु पर बनेगी तो केवल एक बनेगी, लेकिन एक वृत्त में कितनी बनेगी, अनंत बन सकती है स्पर्श रेखाएं, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है आपको। अब इसको थोड़ा मिटा कर मैं और लिख रहा हूँ, आगे समझा चल रहा हूँ सब चीज, इसमें क्या पॉइंट आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछेगा एक वृत्त है, अब इसमें से हमने 2 बिंदुओं पर काट दे, एक बिंदु यहाँ कहीं भी काट दे, कहीं भी काट दे, तो उसका बोलते हैं छेदक रेखा। क्या बोलते हैं, छेदक रेखा। छेदक रेखा, इसको इंग्लिश बोलते हैं सीकेंट। क्या बोलते हैं, सीकेंट। तो छेदक रेखा क्या होती है, जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर काटे, कितने बिंदुओं पर, 2 बिंदुओं पर काटे वृत्त को, 2 बिंदुओं पर क्या है, प्रतिच्छेद करे, उसको क्या बोलते हैं हम, छेदक रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, छेदक रेखा, सीकेंट बोलते हैं। एक बिंदु ये, एक बिंदु ये, तो एक वृत्त में कितनी स्पर्श, वो एक और साइज उसमें भूल गया था मैं, एक बता दिया था मैंने, लेकिन पूछ सकता है आपसे, एक वृत्त में कितनी समांतर, कितनी, क्या बोलेगा,
समांतर स्पर्शिका किस सकता है, स्पर्श रेखाएं बनती हैं। एक वृत्त में कितनी समांतर स्पर्शिका बनती हैं, तो आपको ध्यान रखना है दो बनती है केवल। देखो एक यहाँ पे मैंने बना दी तो एक इस बिंदु से गुजरेगी, अब एक यहाँ पे बना दी तो एक कितनी बन सकती है, केवल दो। इधर बनाओ तो इधर दो बन जाएंगी, तो ये हट जाएंगी समांतर रेखा है। तो मतलब स्पर्शिका होती है केवल एक बिंदु पर काटती है। तो पूछता है आपसे बकायदा कि एक वृत्त में कितनी स्पर्शिका, कितनी समांतर स्पर्शिका होती हैं, दो। क्या बोलो, दोबारा सुनना कि एक वृत्त में कितनी समांतर स्पर्शिकाएं होती हैं, तो आपको ध्यान रखना कितनी होती हैं, दो। कितनी होती हैं, दो। ठीक है, मेरी बात आई समझ नहीं आई। अगला कॉन्सेप्ट होता है इसमें हमारा छेदक, क्या बोलते हैं, त्रिज्यखंड। क्या होता है, त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड अगला क्या होता है, त्रिज्यखंड। इसको हम बोलते हैं इसमें सेक्टर। क्या बोलते हैं, सेक्टर। तो पूछेगा आपसे तो क्या होता है, ये दो त्रिज्याओं से बनता है, दो त्रिज्याओं और एक चाप से, एक संगत चाप से जो बनता है ना, उसको बोलते हैं हम त्रिज्यखंड। ठीक है ना। देखो चाप क्या होता है समझा रहा हूँ। ये वृत्त है हमारे पास, ये यहाँ से यहाँ तक हमने वृत्त का थोड़ा सा टुकड़ा ले लिया है, इसको हम बोलते हैं चाप। इसको ए से बी नाम दे दिया हमने। अब ये त्रिज्या डाल दी, केंद्र पर ये त्रिज्या डाल दी, तो ये हमारे पास क्या है, त्रिज्या हो गई। ये चाप है, तो इससे जो आकृति बन रही है इसको हम बोलते हैं त्रिज्यखंड। क्या बोलते हैं, त्रिज्यखंड। ये ध्यान रखना, पूछेगा आपसे कि त्रिज्यखंड निर्माण क्या कैसे होता है, तो इसमें क्या चाहिए, दो त्रिज्याएं चाहिए और एक क्या चाहिए, चाप चाहिए, मतलब आर्क चाहिए। ठीक है। अगली इसमें बनती है वृत्तखंड। क्या बनती है, वृत्तखंड। कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, साथ साथ में आप लिखते चलना। ठीक है ना। वृत्तखंड होता है, इसको बोलते हैं इसमें क्या बोलते हैं, सेगमेंट। क्या बोलते हैं, सेगमेंट। तो क्या होता है इसके लिए, क्या होता है हमको इसमें एक तो त्रिज्या चाहिए। क्या चाहिए, एक त्रिज्या, एक त्रिज्या और एक चाप चाहिए। क्या चाहिए, एक चाप। तो इससे जो आकृति का निर्माण होगा, आपके हिसाब से भाषा लिखना ना, ये भी लिखा हो तो चल जाएगी, अपनी भाषा में लिखना थोड़ा कि वह आकृति जो एक भयबंध आकृति, देखो सुना, एक वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो एक त्रिज्या व एक चाप से घिरा हो, क्या कहलाएगा, वृत्तखंड कहलाएगा। इसमें लिख देंगे, क्या लिख देंगे, एक वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो दो त्रिज्याओं और एक संगत चाप से घिरा हो, क्या कहलाएगा, त्रिज्यखंड कहलाएगा। इसे आप लिख देना। ठीक है ना। तो देखो बना के बता दूंगा कायदा। ये मेरे पास एक जीवा है, त्रिज्या नहीं सॉरी, हाँ त्रिज्या, त्रिज्या नहीं सॉरी, इसमें जीवा से होता है। कैसे होता है, जीवा से होता है। ये कैसे निर्माण होता है, इसका निर्माण जीवा से होता है। सॉरी भूल गया थोड़ा मैं। वृत्त का निर्माण कैसे होता है, जीवा से। कैसे होता है, एक जीवा से और एक चाप से। कैसे, जीवा से और चाप से। लेकिन त्रिज्यखंड कैसे होता है, दो त्रिज्याओं से और एक चाप से होता है। ठीक है। देखो इसमें बना, ये जीवा बना दी, फिर चाप बन रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये बना दिया ये वाला चाप। तो इससे जो आकृति बन रही है, इसको आकृति क्या बोलते हैं, वृत्तखंड। क्या बोलते हैं, वृत्तखंड। ठीक है। थोड़ा और कॉन्सेप्ट देख रहा हूँ, इसमें कुछ आते हैं वो और देख रहा हूँ मैं, इसको मिटा रहा हूँ थोड़ा मैं, थोड़े मैंने और कॉन्सेप्ट लिख लिए हैं। आप देखो ध्यान से रखा है, थोड़ा बहुत फोटो समझा के चलूंगा। फिर क्या बोला आगे में इसने, मैंने लिखा इसमें कि किसी भी चाप द्वारा केंद्र पर जो कोण बनता है ना, वो प्रतिबल बने कोण से दुगना होता है। क्या होता है, केंद्र पर कोण, प्रतिबल बने कोण क्या होता है, दुगना। किसी भी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण होता है ना, प्रतिबल बने कोण का दुगना होता है। देखो इसमें बताऊं फोटो, ये मैंने वृत्त बनाया, ये क्या बन रहा है, केंद्र पर कोण बन रहा है, ये चाप मान लिया मैंने यहाँ से यहाँ तक, ये चाप मान लिया, ये चाप मान लिया यहाँ से, जो केंद्र पर कोण बन रहा है ना, क्या बोलते पढ़ते हैं, किसी भी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बनता है ना, उस कोण का क्या होता है, दुगना होता है। मतलब ये अगर थीटा होगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 थीटा। क्या हो जाएगा, ये 2 थीटा। ये ध्यान रखना है, फोटो बनाएगा इसमें लिख देंगे ऊपर वाला 30 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा 60 डिग्री। मतलब ये 60 डिग्री, ये क्या हो जाएगा 30 डिग्री। उल्टा पूछ सकता है। तो बात सुनो, यहाँ पे अगर कुछ बनेगा ना, इसका दोगुना होगा। इसका मतलब ये भी है कि इधर जो बनेगा ना, इसका आधा ऊपर वाला होगा। ठीक है, ध्यान रखना, इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये वाला भी। ठीक है ना। फोटो बना के पूछ सकता है आपसे ऐसा, ये आपको दे देगा उसमें। ठीक है ना। ये कौन लगा मैंने, एक ही चाप द्वारा परिधि पर बने सभी कोण बराबर होते हैं। जैसे एक चाप है, ये मैंने ये चाप लगाया यहाँ से, यहाँ पे एक कोण यहाँ पे बनाया मैंने, एक कोण ये यहाँ पे बनाया, एक कोण मैंने यहाँ पे बना दिया। तो जितना ये बन रहा है उतना ये वाला होगा, उतना ये वाला होगा। तो सभी कोण बराबर होते हैं, ध्यान रखना है। कुछ दे देगा इसे बनाकर, ये दे दो उससे 30 डिग्री, ये पूछ लेगा तो ये भी कितना होगा 30 डिग्री। कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि एक चाप से जो कोण बनते हैं ना, एक ही चाप द्वारा प्रतिबल जितने भी कोण बनते हैं सभी कोण बराबर होते हैं, समान होते हैं। क्या होते हैं, समान। थोड़ी ऊपर का मिटा दे चल रहा हूँ आप। ठीक है, एक बार लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो आप इसके। ठीक है ना, मिटा रहा हूँ, आप रोक कर लेना वीडियो को। देखो फिर अगला मैंने लिखा, क्या लिखा कॉन्सेप्ट, अगला थोड़ा फोटो समझा चलूंगा मैं। व्यास द्वारा, देखो हमारे पास ये वृत्त है, व्यास होता है बीच में केंद्र से, ये होता है व्यास, ये है व्यास त्रिज्या के साथ। तो क्या लिखा, व्यास द्वारा परिधि पर बनता है। ये कोण बनेगा, ऊपर बने नीचे बने, तो ये कोण बनता है ना, समकोण होता है। पूछता है कई बार व्यास द्वारा परिधि क्या होता है, समकोण, या उसकी माप कितनी होती है। तो समकोण मतलब कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। फिर लिखा इसी को, मतलब इसको हम एक और घुमा फिरा के बात बोल सकते हैं इसकी तरह, हम अर्धवृत्त बोल सकते हैं उसको, सेमी सर्कल बोल सकते हैं। उस पर भी कोण बनता है, क्या होता है, समकल, समकोण। देखो इसको मैंने बता दिया तो सेमी सर्कल ही बन गया, अर्धवृत्त बन गया। तो इसमें भी कोण क्या होगा, समकोण, मतलब 90 डिग्री होगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर लिखा जीवा के मध्य बिंदु से, ये मैंने वृत्त है, ये मैंने यहाँ पे जीवा बनाया, यहाँ से मध्य बिंदु से मैंने
क्या बोला है, देखो जीवा के मध्य बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली, ये यहाँ से केंद्र को मिला दिया, ये मिला दिया केंद्र हमने मान लिया। मैंने देखा जीवा पर क्या होती है, लंब, ये जीवा पर लंब होती है, लंब मतलब होता है 90 डिग्री, लंब का मतलब क्या होता है 90 डिग्री, ध्यान रखना है आपको, कितना होता है लंब है 90 डिग्री, ध्यान रखना है आपको। और जीवा को 2 भागों में बांट देती है, समान भागों में बांट, ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। क्वेश्चन करते समय आपको यूज आएगा ये वाला कॉन्सेप्ट भी, ठीक है। ऊपर वाला मिटा रहा हूं मैं, आप देखते चलना मैं पहले, ठीक है ना। फिर अगला मैंने लिखा त्रिज्या व स्पर्शरेखा के बीच बना कौन समकोण होता है, अभी मैंने बताया था, वो भूल गया थोड़ा मैं बताने में। ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है और ये स्पर्शरेखा है, इसमें भी कोण मतलब ये भी क्या होता है, समकोण होता है। ये त्रिज्या बना के केंद्र से, और अभी सीखा था हमने एक बिंदु पर होती है, तो उस पर क्या होती है, एक स्पर्शरेखा होती है एक बिंदु पर, ये त्रिज्या है और ये स्पर्शरेखा, इसके बीच कोण मतलब ये भी क्या होता है, समकोण होता है, ये भी पूछते थे कई बार, ये भी ध्यान रखना है आपको। फिर लास्ट लिखा ये वृत्त है, इसके बाहर एक बिंदु है, यहाँ से हमने स्पर्शरेखा खींचेंगे, कितनी खींच सकती है उसमें, केवल लिखा है केवल कितनी स्पर्शरेखा हम खींच सकती है उसमें, 2। देखो ये बनाई मैंने यहाँ पे, ये थोड़ी, इसके अलावा नहीं खींच पाएंगे, कितनी खींच पाएंगे, 2। 2 कैसे होंगी, बराबर लंबाई, कौन कितनी होंगी, बराबर लंबाई की, ठीक है। अब थोड़ा इसके मैं एक तो फॉर्मूले लिख लेता हूँ, पूछ लेता है कभी कभार, वैसे यूज में आएगा आपको। थोड़ी वीडियो लेंथी जा रही है तो मैं जल्दी जल्दी लिखते चला जा रहा हूँ, समय चला जा रहा हूँ। ये कभी फॉर्मूले पूछ लेता है हमसे डायरेक्ट, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला आपको याद रखना है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर, क्या होती है 2 पाई आर। वृत्त का व्यास क्या होता है 2r, मतलब व्यास तो त्रिज्या का दोगुना होता है ना, पूछ सकता है व्यास में त्रिज्या कितना होता है, दोगुना होता है, तक ऐसा भी आपको ध्यान रखना है। फिर एक और लिखा मैंने, त्रिज्यी खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360, थीटा चिन्ह आप 9th क्लास 10th क्लास में पढ़ोगे पता चल जाएगा क्या होता है थीटा, थीटा बटे 360 इंटू क्या होता है पाई आर स्क्वायर। और एक और लिखा त्रिज्यी खंड के संगत चाप बोल दिया, डायरेक्ट चाप की लंबाई का फॉर्मूला पूछ लिया आपसे, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बटे 360 इंटू में 2 पाई आर। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको कुछ ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब आपको मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उसको मिटा कर मैं, ठीक है ना, ये आप क्वेश्चन का लेना इंपॉर्टेंट है। देखो समय कम है, बार बार बोल रहा हूँ मैं, तो मुझे जल्दी जल्दी लिखना पड़ रहा है, बकायदा 3-4 घंटे से लगाऊँ, सुबह 5 बजे से लगाऊँ, 8, साढ़े 8, 9 बजे जाते हैं, ठीक है। वीडियो अपलोड भी करना है तो टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो आप बस ध्यान से देखते रहना है, और आपको बस वीडियो शेयर जरूर करना है ध्यान से, बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं आपके साथ में। देखो मैंने इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन लिए हैं, मैं बोल रहा हूँ बार बार आपसे, आप आपके हिसाब से करना है क्वेश्चन भी, आपके क्वेश्चन में नहीं कर सकते थे, सारे क्वेश्चन है, मुझे ना पता है कौन सा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मुझे लगता है मैं पेपर देख रहा हूँ उस समय से 4-5 साल से पढ़ा रहा हूँ मैं, तो मुझे अनुभव है, मेरे हिसाब से मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन जरूर कर ही लेना। और पूरे क्वेश्चन और एक्स्ट्रा भी कर देखो, आपको नंबर लाना तो एक्स्ट्रा तो करना ही पड़ेगा, लेकिन कुछ नहीं कर इससे भला ये भी कर लेना आपके पास, ये जरूर कर ही लेना, ठीक है। 2 क्वेश्चन लेके मैंने, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप पढ़ लेना और लिख लेना ये वाले क्वेश्चन, ठीक है ना। मैं थोड़ा समय ज़्यादा हो रहा है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बना चला हूँ, लाइट नहीं चली जाए इसलिए, और डर लग रहा है मुझे, ठीक है ना। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप ये 2 क्वेश्चन इसकी शूट लेकर इसको कर लेना, सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। अगला महत्वपूर्ण चैप्टर है हमारे पास हीरोन का सूत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा, ये थोड़ा अच्छा चैप्टर है ये, ठीक है ना। इसको हीरोन का सूत्र हम क्षेत्रफल बोल सकते हैं इसको हम। तो उसमें क्या होती है, मैं देखो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट लिख रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ बार बार आपसे, समय कम है और मुझे हर चीज़ देना है आपको, मैं आपको इतना लिख देता हूँ, आप इतना भी पढ़ जाओगे ना, विश्वास रखना, केवल जी 4 वीडियो देख जाओ मेरी, आप बकायदा 40, 50, 60 नंबर से ऊपर वैसे ले आओ, 50 नंबर से ऊपर, लेकिन पहले भी पढ़ा हुआ आपने, जब मजा आएगा और अच्छा, ठीक है ना। तो आप आपके साथ पढ़ना है, लेकिन इसको पूरे ध्यान से देख लेना, ठीक है ना। आपको बेसिक बिल्कुल जो 30-32 नंबर की ओटी आती है, ऑब्जेक्ट आते हैं, वो पूरे सही हो जाएंगे, उसको पर मेरा टारगेट है मैं, और बेसिक सब चीज़ सिखा रहा हूँ जिससे आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत भी नहीं है, आप क्वेश्चन भी बना सको, आप कुछ क्वेश्चन इधर उधर बना के भी आ जाए तो भी, ठीक है ना। तो मैं इसको समझा रहा हूँ, देखो ध्यान से। तो आपको मैं क्या है, लंबाई या चौड़ाई या ऊंचाई होती है ना, उसको हम मीटर या सेंटीमीटर या किलोमीटर में मापते हैं, ध्यान रखना है आपको। क्षेत्रफल होता है उसको क्या मापते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में मापते हैं। और जो आयतन होता है, वॉल्यूम आगे हम पढ़ेंगे, तो उसको क्या होता है, सेंटीमीटर मीटर क्यूब मापते हैं, ठीक है ना। फिर हमने अब जो क्षेत्रफल पढ़ रहे हैं, देखो हीरोन का सूत्र नहीं है ये चैप्टर, इसका मतलब है क्षेत्रफल है सर, ये क्या है, क्षेत्रफल है, इसका मतलब यही है मानना, हम क्षेत्रफल पढ़ना है। तो हमने सभी जो क्षेत्रफल हमारे पास फॉर्मूले होते हैं ना, मैंने सारे लिख दिए जाएगा आपको, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आया तो आप बना देना, बता दो टीम सॉल्व कर देना, क्वेश्चन आया तो क्वेश्चन भी बना दूंगा बकायदा आसाम लिखकर, ठीक है ना। तो मैं फॉर्मूले लिख दी सारे हम कौन सा क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणित में ऊंचाई, b/h बोलते हैं इसको हम, ठीक है ना। एक समबाहु क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 a², ये मतलब होती है भुजा, साइड होती है। फिर विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये हम पढ़ना, यही होता है हीरोन का सूत्र, इसको बोलते हैं हीरोन का सूत्र, ये मैं लिख दिया बकायदा, इसको क्या बोलते हैं हीरोन का सूत्र, क्या होता है, √में s माइनस a, डाइट आ सकता है ओटी में, हीरोन का सूत्र लिखिए, तो क्या लिखना है, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c लेकर रूट में होंगे, क्या में होंगे, रूट में। अब इसमें एक वर्ड आया s, a b c, तो ये भुजाएं हैं, a b c क्या है, इसमें भुजाएं हैं, क्या है, साइड हैं। और s होता है ना, s को बोलते हैं अर्धपरिमाप, मतलब परिमाप होता है उसका आधा कर देना है, तो तीनों भुजाओं का जोड़कर 2 का भाग दे अर्धपरिमाप हो गया। अगर क्वेश्चन में किसी में आप क्वेश्चन करोगे ना, आप क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा मैं आपको, बोल रहा हूँ बार बार, लिख दूं क्वेश्चन, ये कर लेना बस आप तो, और आपके साथ पूरे करना है वैसे तो आपको। तो परिमाप निकालने के लिए क्या होता है, परिमाप जब दिया हो ना क्वेश्चन में, तो आप कुछ नहीं करना है, अर्थात एस निकालने के लिए क्या करना है, परिमाप में 2 का भाग देना, तो अपने आप मिल जाता है, और तीनों भुजाओं का तो भी कोई दिक्कत नहीं आती उससे। फिर अगला लिखा मैंने आर का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित में चौड़ाई, मतलब एल इंटू बी होता है, ठीक है ना, ध्यान रखना है। फिर आर का परिमाप भी रखना है आपको, क्या होता है 2 लंबाई प्लस में चौड़ाई, मतलब 2l + b।
फिर वर्ग का क्षेत्रफल लिख दिया मैंने ए स्क्वायर मतलब भुजा स्क्वायर। फिर अगला क्या होता है वर्ग का परिमाप, ये होता है 4a। ठीक है, और कुछ 2-3 बिंदु और बच्चे ने वो लिख रहा हूँ, उसके बाद क्वेश्चन भी लिख रहा हूँ साथ में, ठीक है ना, इसको मैं डाल रहा हूँ मैं। अगले मैंने कॉन्सेप्ट लिखा है, एक फॉर्मूला होता है समांतर क्षेत्र क्षेत्रफल होता है हमारे पास, क्या होता है आधार गुणित ऊंचाई। ऊंचाई नहीं देगा तो कोई सिस्टम दे देता है, ये भी आपको याद रखना है। एक होता है समांतर क्षेत्र क्षेत्रफल, क्या होता है 1/2 d1 × d2। d1 और d2 होते हैं यहाँ विकर्ण होते हैं, उनका गुणनफल होता है। एक होता है समलंब क्षेत्र क्षेत्रफल, क्या होता है 1/2 a + b × h। a + b यानी समांतर भुजाएं देगा उनका, उन्हें को जोड़ना है। a + b, h मतलब ऊंचाई होती है, क्या होती है ऊंचाई। फिर मैंने 2 क्वेश्चन लिख दिए, देखो मुझे लगे इसलिए मैंने ये 2 लिखे, मैं नहीं बोल रहा हूँ बार बार, मैंने बोला ये नहीं आएगा, मैं कभी नहीं बोलता हूँ, ठीक है ना। जितने क्वेश्चन है मुझे थोड़ी पता है, मैंने पेपर तो बनाया नहीं है, तो आपको मुझे लगता है, मेरी अनुमान है कि बच्चा को दे सकता है, ये अच्छा पढ़ेगा क्वेश्चन, ये कर सकता है बच्चा, तो उस हिसाब से मैंने लिख दिए हैं क्वेश्चन। ये एक तो ये दिया है त्रिभुज का क्षेत्रफल, याद करना है आपको, उसकी 2 भुजाएं दे दी, क्या दे दी 18 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, उसका परिमाप भी दे दिया है। ये वाला आप कर लेना है क्वेश्चन, मुझे लगा इंपोर्टेंट आ सकता है, और आपको तो पूरे करना है, मैं तो ये बोलता हूँ बकायदा, लेकिन कुछ नहीं से कुछ सही, तो आप ये जरूर कर लेना, क्योंकि अपने पास अब एक दिन बच रहा है, ठीक है। लेकिन मेरे भरोसे मत रहने क्वेश्चनों में, हाँ बेसिक को मेरे भरोसे रहना पूरा कायदा, आप बेसिक से मिलाना क्वेश्चन को, क्वेश्चन की नहीं बोलता ये आएंगे क्वेश्चन, आप आपके हिसाब से करना, जितने कर सको उतने करना आप तो, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा है, क्वेश्चन पहले दिया है, एक आता है संकेत बोर्ड वाला दिया है, तो आप इसको भी कर लेना, ठीक है ना। अब लास्ट 2 चैप्टर और बच रहे हैं, उनको और कर रहा हूं मैं, ठीक है, इसको मिटाकर चलो। अगला चैप्टर है हमारे पास पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, बहुत इंपोर्टेंट चैप्टर है ये भी, इससे क्वेश्चन छोटे आते हैं बकायदा, तो मैं बता दूंगा, नीचे मैंने लिख दिए क्वेश्चन कौन कौन से करना है आपको। तो क्वेश्चन वैसे आपको सब करना है, बोल रहा हूँ बार बार, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ और क्वेश्चन पढ़वाता हूँ। पहले फॉर्मूले पढ़ते हैं, फॉर्मूले लिख लें पहली बात, तो फॉर्मूले पूछ लेता है, डायरेक्ट ओटी पूछ लेता है, एक शब्द में उत्तर या शतक शत में किसी पूछ लेता है तो आपको क्या पूरे फॉर्मूले याद रखना है। तो इसमें आज आपको अच्छी बात यह है कि इसमें केवल 3 टॉपिक दिए हैं, पिछली 2023, 22, 13 उसमें अच्छे क्वेश्चन दे रखा, मतलब 4-5 टॉपिक थे, इसमें आपको बस 3 दिए हैं, तो 3 चीज की फॉर्मूला याद रखना आपको। एक तो क्या शंकु दिया है, एक गोला दिया है, एक अर्धगोला दिया है, बस ठीक है, इसकी याद रखना आपको बस, ठीक है ना। तो शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 πr² h। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है πr कोष्टक में l + r l बोल दे, कोई अंतर नहीं आता उससे। फिर उसके बाद क्या दिया शंकु का वक्रपृष्ठ दिया है πrl, क्या दिया है πrl। अब इसमें l होता है, इसको तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। l बराबर प्रोसेस का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है √ में h² प्लस में r²। यहाँ पे h है ना ऊंचाई को बता रही है, r त्रिज्या को और l तिर्यक ऊंचाई को बता रहा है, ठीक है। उसके बाद गोले का आयतन, गोला दिया है, गोले का क्या होता है आयतन 4/3 πr³। फिर होता है गोले का वक्रपृष्ठ होता है या पृष्ठीय या संपूर्ण पृष्ठ, तीनों एक ही होते हैं, क्या होता है 4πr²। फिर होता है गोला, गोले का आधा होता है, इसलिए आधा होगा, क्षेत्रफल में 2 का भाग देंगे तो क्या बचेगा इसका आयतन 2/3 πr³। गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 3πr²। गोले का वक्रपृष्ठ क्या होता है 2πr², ठीक है। देखो मैंने सब कुछ बताया, बस कुछ नहीं है आपको इसमें, बस वैल्यू फॉर्मूला पता हो, बस मैं बोल रहा हूँ बार बार, केवल क्या बताओ आपको फॉर्मूला। और इसका पाई में मान होता है, पाई का मान होता है, रखना पड़ता है कई बार, अगर बोलता नहीं है तो आपको हमेशा क्या रखना है 22/7, क्या रखना है 22/7। अगर बोल दे तो क्या रखना है, वो बोलेगा उसके हिसाब से रखना है। एक और मान होता है 304, पाई के मान होते हैं, बस फॉर्मूला याद हो सब कुछ दे देता है। देखो बोला हूँ दोबारा, आर को त्रिज्या बोलते हैं, एच को ऊंचाई बोलते हैं, एल को तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। क्वेश्चन में जो भी बोले उसके हिसाब से कर देना, लेकिन मुझे कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन लग रहे थे वो मैंने लिख दिए इसमें, ठीक है ना। इसे उदाहरण 1 कर लेना आप, प्रश्नावली का मतलब 1 क्वेश्चन नंबर 4 उसका पहला कर लेना, उदाहरण नंबर 4 है इसका, ये भी कर लेना आप। प्रश्नावली 11.2 है उसमें क्वेश्चन नंबर 6 कर लेना आप बकायदा। प्रश्नावली 11.3 है उसको क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लेना, 4 भी कर लेना, इंपोर्टेंट है क्वेश्चन मेरे हिसाब से। लेकिन मैं बोल रहा हूँ फिर भी आपको हर एक क्वेश्चन करना है, अच्छे नंबर लाना है, लेकिन कुछ नहीं कर पाओ, एक दिन बचा है तो ये जरूर कर ही लेना, कुछ नहीं करा हो तो आपने ये बकायदा फंस सकते हैं मेरे हिसाब से। फिर एक और लिखा है 11.4 का त्रिज्या देगा आपको, मतलब किसी भी क्वेश्चन में देगा त्रिज्या देगा, उसका आयतन पूछ लेगा, कुछ भी पूछ सकता है। मैंने बोला केवल बात आपको ये समझना क्या दिया है, त्रिज्या दिया है और क्या देगा ऊंचाई देगा, क्या देगा उसके बाद तेरे ऊंचाई क्वेश्चन में देगा, तो कुछ नहीं लगाना, केवल फॉर्मूला याद हो आपको, फॉर्मूले लगा देना, आंसर आ जाएगा, 2-3 लाइन में आंसर आ जाता है, ठीक है ना। तो अगला लास्ट चैप्टर बच रहा है उसको बना रहा हूँ, उसको मैं वीडियो को रोक रहा हूँ मैं, ठीक है। चलो लास्ट टॉपिक बचा है हमारे पास सांख्यिकी, इसके बाद हम चैप्टर खत्म कर देंगे। देखो इसमें क्या होता है हमारे पास 3 चीज होती है, माध्य, इसको हम औसत बोल सकते हैं, एक होती है माध्यिका, एक होती है बहुलक। तो माध्य बोल दिया, समांतर माध्य, 2 बात एक होती है। माध्य को हम औसत बोलते हैं, क्या बोलते हैं औसत, ठीक है ना। तो क्या बोल देगा आपको कुछ चीज वैल्यू दे देगा, डाटा दे देगा 3, 4, 5 का समांतर माध्य बताओ, तो क्या करना है सबको जोड़ना है और 2 जितनी संख्या उनका भाग देना है। तो मैं लिखा 1 3 1 4 1 5, कितनी संख्या दी 1 2 3, तो 3 का भाग दे दिया मैंने, ठीक है। देखो मैंने एक इसकी वीडियो बनाई थी, आप मेरे YouTube पर जाओगे ना रघुकृष्ण पर, तो आप उसको मिल जाएगी, उसको वीडियो देखना, मैंने सबको समझाया इसमें बेसिक वाला इसका ये, ठीक है। उसका क्वेश्चन आपको बता दूंगा किताब में से, ये आप क्वेश्चन कर लेना आप, ठीक है ना। देखो सब कुछ नहीं कर सकता, मैं बोला हूँ ना बार बार, समय नहीं है अपने पास, कल पेपर है अपना 10 बजे से, और आज अपन को पूरे चैप्टर को रिवीजन करना तो नहीं करा सकता मैंने इतना प्रयास जरूर किया है कि आपको हर चीज आया है इसमें, इतना सब कुछ लिया है मैंने डाटा। आप देखना का जब कल पेपर देगा वो बोलोगे सर आपके मैं से बिल्कुल पूरा फंसा है, आप ये बोलोगे आकर मुझसे,
ठीक है ना। तो मैं ज्यादा डिटेल तो नहीं समझाऊंगा, लेकिन थोड़ी प्रयास कर रहा हूँ आपको समझाने का, ठीक है। वीडियो बहुत बड़ी हो रही है इसलिए, ठीक है ना। देखो तो ये मैंने बोला 3 खेते हैं, कुछ भी मान लो आप अपने हिसाब से, 5 4 3, तो 5 4 9 3 12, क्या का भाग देते 3 का, 3 चीज 3 का भाग, जितने होते हैं संख्या उनका भाग देते हैं, और जिस चीज उनको सबको जोड़ देते हैं, इसको बोलते हैं माध्य या औसत, ठीक है। तो जोड़ा 12 3 भाग क्या आ गया 4। अब एक होता है माध्यिका, माध्यिका के लिए होता है आपके पास, आपको जो संख्या देता है डाटा देता है उसको घटते या बढ़ते क्रम में लिखना पड़ता है, मतलब आरोही अवरोही में लिखना पड़ता है। तो देखो उसको लिख रहा हूं मैं, बढ़ते क्रम में लिख देता हूं उसको, 1 3 5 6 7। अगर हमारे पास दशम संख्या होंगी ना तो क्या करेंगे हम, जितनी संख्या है ना उनमें 2 का भाग दे देंगे हम। देखो इसमें एक जोड़कर 2 का भाग दे देंगे, देखो 1 2 3 4 5, 5 है ना, तो 5 में एक जोड़ा और 2 का भाग दिया, कितनी हो गई 6, 6 में 2 का भाग दिया कितना जाएगा 3। तो तीसरे नंबर पर जो संख्या है ना वो अपना क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका माध्य। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 5। उसमें मैंने डिटेल समझाया, वीडियो को जाकर देख लेना, यूट्यूब पर हमारे पर डली होगी, सांख्यिकी नाम से चैप्टर डाला है, ठीक है। 8 मिनट की समथिंग वीडियो, आप देख लेना उसको। अगर सर समथिंग हो तो क्या करते हैं उसमें हम, तो वही कोई काम करते हैं, 1, उसके बाद क्या लिखेंगे अपन, एक के बाद 3 5 6 7, 1 2 3 4 5, कुछ भूल रहा हूँ क्या मैं, 4 भूल गया मैं, सॉरी। क्या है 1 3 4, तो सम दे दिया, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इधर से कुछ संख्या हटाओ, इधर से कुछ हटाओ, मतलब बराबर हटाएंगे, 2 इधर से हटाएंगे 2 इधर से हटाएंगे, जो बीच में बच रहे हैं ना उन दोनों को जोड़ना है। वो क्या भाग देंगे 2 का, 5 और 4 जोड़ेंगे 9, 9 में 2 का भाग देंगे तो क्या जाएगा 4.5, ये क्या हो जाएगा माध्य। मतलब सम आएगा तो क्या नहीं, कुछ नहीं करना है, उधर से हटाओ, समान संख्या उधर से हटाओ, बीच में कुछ 2 संख्या बचाना है आपको बस, किसी भी तरह से उन दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे देना, तो क्या जाता है उससे अपना क्या निकल माध्यिका निकल के जाती है, ठीक है। लास्ट होता है बहुलक, क्या होता है बहुलक, तो सर्वाधिक बार जो अंक आता है ना, सर्वाधिक बार जो अंक आता है उसको हम बोलते हैं बहुलक। इसमें मैंने एग्जांपल लिया 2 2 4 5 6 4 2, तो इसमें सबसे ज्यादा कौन आ रहा है, 1 2 3 बार 2 आ रहा है, तो देखो 4 कितने बार 2 बार आ रहा है, तो सबसे ज्यादा कौन आ रहा है 2 आ रहा है, इसके का बहुलक क्या हो जाएगा 2। मैं बोला हूँ बार बार, वीडियो मैंने इसकी डली है आपका, तो मैंने उसको धीरे धीरे समझाया है, मेरे पास समय नहीं है क्योंकि आपको वीडियो अपलोड करना है, 1 2 घंटा अपलोड में लग जाएंगे, उसको एडिट करना है उसमें भी समय लग जाएगा, और आपको पास जल्दी से जल्दी पहुंचाना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो आप बकाया देख लेना। इसके बाद एक चीज होता है हमारे पास, वर्ग चिन्ह होता है, क्या होता है वर्ग चिन्ह, उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास, ऊपरी सीमा प्लस में निम्न सीमा बटा में, तो फॉर्मूला पूछ लेते कभी कभार आपसे, तो कैसे मतलब 20 और 30 इसका वर्ग चिन्ह मतलब क्या हो जाएगा, तो इसकी ऊपरी सीमा निम्न सीमा क्या, ये भी ध्यान रखना है। ऊपरी सीमा होती है मतलब बड़ी वाली, और निम्न होती है मतलब छोटी वाली, तो ये ऊपरी है ये निम्न है, क्या कहते हैं इनका सीमा बताना, दोनों को जोड़ लेंगे, 20 प्लस 30, 2 का भाग देंगे, कितना हो जाएगा 20 और 30 50 बटा में 2, कितना जाएगी इसकी वर्ग सीमा 25, कितनी जाएगी 25। एक होता है परिसर, रेंज, क्या होती है रेंज, अधिकतम मान और माइनस न्यूनतम मान का फॉर्मूला होता है। इसको क्वेश्चन बोलेगा इसका परिसर बता क्या होगा, तो कुछ जैसे इसमें डाटा दे दिया, ये वाला डाटा दे, ये मान लो ये दे दिया, इसमें वर्ग चिन्ह बताना है आपको, क्या बताना वर्ग चिन्ह से परिसर बताना है। तो देखो सबसे बड़ा कौन मान आएगा 1, इसको माइनस करेंगे, सबसे बड़ी मान क्या आएगा 7, 7 में से जाएगा कितना बचेगा 6, ये क्या हो जाएगा इसका परिसर, क्या हो जाएगा परिसर। देखो मैंने 1 मिनट रुकना, देखो मैंने आपको ये वीडियो बनाई है, मेरा वीडियो बनाने का मात्र एक मकसद था, कुछ बच्चे मुझसे बोल रहे थे सर हमारा सही से रिवीजन नहीं हुआ है, तो मैंने इसमें आपका पूरा संपूर्ण मैथ का रिवीजन करवा दिया। देखो 3 वीडियो मैंने पिछले 3 दिनों में डाल दी हैं, तो उनमें वीडियो में से 24 नंबर का मैंने बता दिया आपको, 24 नंबर का 24 नंबर आपको कन्फर्म हो चुका, उसको क्वेश्चन भी करवाए मैंने। अब इसमें देखो नहीं करा सकता क्वेश्चन, क्योंकि बड़ी वीडियो बन जाती है, अपलोड में टाइम लगता है, उसको उसके बाद एडिट करने में टाइम लगता है, तो मैं अभी क्या मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है इसकी, इसलिए मुझे टाइम लग रहा है ज़्यादा, ठीक है ना। तो मैंने फिर भी आपको इस वीडियो में पूरा प्रयास किया है कि आपको एक चीज आए, मैंने हर चीज समझने का प्रयास किया, विश्वास रखना, आप देखना पेपर देके आगे बकायदा। मैं पता है सुबह पिछले 4 घंटे से इस पर मेहनत कर रहा हूँ, एक वीडियो केवल देखो 50-60 मिनट की नहीं सुनते, 1 घंटे की नहीं हुई वीडियो, लेकिन मैंने हर चीज आपको देना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ आपको बस एक ही काम करना है, चारों वीडियो को बार बार देखना है। और एक और आपसे निवेदन है मेरा, आपसे अपील है, प्रार्थना है कि आपको ये चारों वीडियो ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करना है, बस ये काम करना है बस आपको। जितने भी आपके साथी कहीं भी पढ़ते हो, अब 9th में जो भी पढ़ते हो हिंदी मीडियम, जिनका कल पेपर 10 फरवरी को 10 पेपर है, उन सबके पास आपको इस वीडियो को शेयर करना है, ठीक है ना। यही काम आपको करना है, ठीक है ना। तो आप 4 वीडियो देखना ध्यान से, बकायदा आप इतना पेपर देना, लेकिन जिसको अच्छे नंबर लाना है तो उसके क्वेश्चन उनके अलावा जो मैंने बताया उनके अलावा क्वेश्चन करना पड़ेगा। सही क्वेश्चन और रहेगा, 1 मिनट को क्वेश्चन बता दूं, तो आपको इसके क्वेश्चन क्या करना है, आपको एक क्वेश्चन दिए, इसमें क्वेश्चन क्या थोड़ा बड़ा आता है, बस ग्राफ बनाने के लिए आता है, तो इसका क्वेश्चन आप कर लेना। क्वेश्चन 1 तो दिया प्रश्नावली का 11.12.2, एक प्रश्नावली है ना, उसका दिया क्वेश्चन नंबर 2, ये भारतीय समाज के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वाला, ये वाला कर लेना। एक कर लेना तीसरा वाला क्वेश्चन, राजनीतिक पार्टी है, जीती गई सीटें, ये वाला कर लेना दूसरा। और एक कर लेना क्वेश्चन नंबर 5वां, 400 नियॉन लैंप है, ये वाला कर लेना। ये 3 में से क्वेश्चन 100% फंसेगा, विश्वास रखना है बकायदा, और आपके हिसाब से करना ही आपको, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपसे,
आपको आपके हिसाब से सारे क्वेश्चन करना है। लेकिन ये मैं बोल रहा हूँ, देखो मैं 5 साल से पढ़ा रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ बाकायदा। और कुछ बच्चे बोले इसलिए मुझे वीडियो बनाना पड़ा मजबूरी। देखो अगर पहले बोल देते हैं, जैसे मुझे पता होता है 10 तारीख को पेपर है तो मैं पहले कर लेता ये इस पे काम। लेकिन मैं 10वीं क्लास पे बोर्ड पे काम कर रहा था, इसलिए नहीं कर पाया। मैं अपना निजी समय दे रहा हूँ, कोचिंग का समय होने वाला है, ना मैंने नहाया ना कुछ किया है, बिस्तर भी नहीं उठाया मैंने भी, ठीक है ना बाकायदा। लेकिन बच्चों को पढ़ाने के लिए मैं हर कुछ कर सकता हूँ। बस आपका बस एक ही आपसे बस सहायता चाहिए, मुझे मदद चाहिए कि आपको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा, आपके चारों वीडियो आज डाल रहा हूँ ये वाली और ये 3 वीडियो डाल दी वो वाली, ज़्यादा से ज़्यादा आपको सभी साथियों तक पहुँचाना, आपके साथियों तक, नवे वाले तक। और जो और एक्स्ट्रा क्लास वाले दिख रहा हो नवे के अलावा, उसको भी मदद करनी है। हर बच्चे की जो 9th पढ़ रहा है उसके पास पहुँचा सके वीडियो। तो उसमें एक ही मेरी अपील है, आप बाकायदा इत्मीनान से आप पेपर देना, तसल्ली पेपर देना, बाकायदा विश्वास रखना। पास तो आप हो गए ये मान लो, ये 4 वीडियो देखना, आप एक भी अक्षर मत देखना, 4 वीडियो ध्यान से 2-3 बार देख लेना, आप पास हो गए। 5 से ज़्यादा नंबर आए, 40 से ऊपर नंबर ले आओगे। लेकिन अच्छे से पढ़ लिया इसने, वो 60 से ऊपर ले आएगा। उसका पहले से पढ़ा है, इसको और पढ़ लेगा तो मैं बोल रहा हूँ बाकायदा 75 नंबर लेके आएगा वो बाकायदा, ठीक है। तो आपसे बस एक ही निवेदन है, बाकायदा वीडियो को ज़्यादा शेयर करना, बस ये आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। हर बच्चे के पास जो भी आपके पास परिचय है उसके पास पहुंचा देना बस वीडियो को, ठीक है ना। तो अब अगली बार कभी जब बनाएंगे वीडियो तो बाकायदा क्लास सिस्टमेटिक पढ़ाएंगे। और 10th की तो आपको वैसे ही मिल जाएंगी, और बाकायदा फिर अगली बार जब बनाएंगे तो मैं यूट्यूब से जुड़ चुका हूँ बाकायदा, अभी जुड़ा हूँ मैं। तो यूट्यूब पर अगली बार जब 10th में आप कहीं आएंगे, आप आएंगे ही आना ही आपको, बाकायदा मैंने मेहनत की आपके साथ। तो आपको 10th में आएंगे ना तो आप बाकायदा हमारे यूट्यूब से पढ़ना, आपको बाकायदा वीडियो मिला करेंगे आपको यूट्यूब पर हमारी। अगर कोई साड़ोरा में रहता होगा या साड़ोरा के आसपास होगा तो उसको ऑफलाइन भी पढ़ाएंगे, अगर आपको जरूरत पड़े तो ऑफलाइन भी आ सकते हो। नहीं हो तो आप ऑनलाइन तो मैं डाला करूंगा बाकायदा, यूट्यूब अपलोड करके डाल दिया करूंगा। ऑनलाइन तो नहीं पढ़ा पाऊंगा क्योंकि समय नहीं मिल पाता है मुझे, ठीक है ना। तो आप बाकायदा वीडियो देखना है, आपको शेयर ज़्यादा करना है, ज़्यादा और 10th में मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पेपर देना, ठीक है। शेयर आप